ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी CSR रूल 2014। ठीक है, एक से शुरू करते हैं। पढ़ दो रूल नंबर 1। Short title and commencement. These rules may be called the company's corporate social responsibility policy rules 2014. They shall come into force on the first day of April 2014. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सेक्शन में सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि इस रूल्स को बोलते क्या और ये कब से इफेक्टिव हुआ। अप्रैल 14 से इफेक्टिव हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं ना? नहीं। तो आज के दिन में आपको अगर CSR एप्लीकेबल है तो ये रूल्स आपको एप्लीकेबल है। मेरा थोड़ा सा ये पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि CSR रूल्स बोलते हैं, CSR पॉलिसी रूल्स है। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ, डेफिनेशंस शुरू करो। Definitions. In these rules, unless the context otherwise requires, Act means the Companies Act 2013. ठीक है, कोई Administrative overheads means the expenses incurred by the company for general management and administration of corporate social responsibility functions in the company, but shall not include the expenses directly incurred for the designing, implementation, monitoring, and evaluation of a particular corporate social responsibility project or program. अब इसको हमें ब्रेक डाउन करके समझना चाहिए। हमने पढ़ तो लिया, मोटा मोटा समझ भी आ गया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर आपको लेनी है तो इसको कैलकुलेशंस के हिसाब से लो कि क्या कह रहा है। कोई भी चीज जिसमें कैलकुलेशंस हो उसको कैलकुलेट करके ही लेने का। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब है जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए खर्चे लगते हैं। हाँ जी, तो कहीं पे ये वर्ड यूज होगा तो उस कंटेक्स्ट में ये उसको डिफाइन कर रहा है। तो सबसे पहले कंपनी जो है वो है राइट मूव। हाँ जी, CSR प्रोग्राम है जो ये कर रही है। मेल न्यूट्रिशन कैंप लगाती है, मेल न्यूट्रिशन कैंप्स। ओके, ये CSR प्रोग्राम है। अब इसके लिए अगर आपको मेल न्यूट्रिशन कैंप लगाने तो दो चीज लगेंगी। एक तो आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। जी सर। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा और एक एक्चुअल स्पेंड करने पड़ेंगे प्रोग्राम के लिए। मे बी आपने एक ऑफिस या क्लिनिक लिया के आपने वहाँ पे मेडिसिन रखी, फूड रखा, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल एक्सपेंसेस, ये सब लगा उसके ऊपर। और ये सारे फंक्शंस को अब कंपनी जो है राइट मूव उसके कई प्रोग्राम्स हैं। एजुकेशन भी है, स्पोर्ट्स भी है, और इसको रखने के लिए उसने एक CSR डिपार्टमेंट है जिसमें 2 लोग हैं जो ये सब करते हैं। इनकी सैलरी 50K है। तो ये वो स्टाफ हो गया जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी सैलरी 50K पर मंथ है। और एक्चुअल स्पेंड में क्लिनिक पे वो लोग साल में 1 लाख रेंट देते हैं, मेडिसिन पे 40,000 लगाते हैं, फूड पे 60,000 लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे 5,000 लगाते हैं, और उसी के लिए जनरल एक्सपेंसेस 5,000 करते हैं। तो टोटल खर्चे कितने किए इन लोगों ने? 2,10,000, 1,40,000, 2,10,000। क्लियर है? हाँ जी सर। अब इस एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में अब ऊपर पढ़ो कि क्या कह रहा है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। Led by the company for general management and administration of corporate social responsibility functions in the company, but shall not include the expenses directly incurred for the designing, implementation, monitoring, and evaluation of particular program. So, electricity, general expenses. So, company for general management means the expenses incurred जनरल मैनेजमेंट के खर्चे shall not include the. हाँ। CSR डिपार्टमेंट जो कर रहा है
ये जनरल मैनेजमेंट का हाँ खर्चा है। हाँ उसके जी, बाद बट शैल नॉट इंक्लूड द एक्सपेंस। इन लोगों ने कंसल्टेंट रखा हाँ और मॉडल डिजाइन करने के लिए कि हम किस तरह से करेंगे। हाँ, डॉक्टर की सर्विसेज ली, उसने बोला कि आपको कैंप में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसके लिए उसने 50,000 रुपीज ले गया आपके। और आपको एक मॉडल वो बिजनेस इंक्लूड नहीं होगा। एक रिपोर्ट बना के दी उसने आपको, आपके हाँ हाँ, नहीं होगा, वो डिजाइनिंग हो गया रिपोर्ट की। बट ये तो ये कह रहा है ना, बट शैल नॉट इंक्लूड द एक्सपेंसेस हाँ, डायरेक्टली इसके इनकर्ड फॉर अंदर डिजाइनिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर हाँ हाँ, उसने बोला कि हाउ टू डू मेल न्यूट्रिशन कैंप, ये रिपोर्ट बना के दी उसने, उसके लिए उसने 50,000 चार्ज हाँ, किए। ये पहला स्टेप था। तो ये तो नहीं होगा ना सर हाँ, इंक्लूड। नॉट टू बी इंक्लूडेड, दैट मीन सीएसआर स्पेंड हो गया ना, मेरा ये बोलना है, इन एडमिन हाँ जी ओवरहेड। हाँ जी। डिजाइन पे 50,000 रुपये लगा दिए उन्होंने। उसके बाद क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन पे, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने क्लिनिक लिया, ये सब लिया, उसका लीज डीड करी, इन सब खर्चों के ऊपर आपने, अभी आपका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, अगर आपको मेलन्यूट्रिशन कैंप लगाना है तो कैंप लगाने के लिए आपको सब कुछ लगेगा, आपको एक प्लेस लगेगा, उसके लिए सब बिजली पानी सामान सब लगेगा, उस पे आपके खर्चे हो गए 2,10,000 रुपये। हाँ जी। और मॉनिटर करने के लिए एंड इवेल्युएशन, अब काम होने के बाद आपने उसकी परफॉर्मेंस चेक करी अपने टारगेट से, उसके लिए आपने कुछ स्पेंड किया खर्चा 10,000 रुपये। तो इस केस में इस डेफिनेशन के हिसाब से जो डिजाइन पे लगा, इम्प्लीमेंटेशन पे लगा और मॉनिटरिंग पे लगा, ये खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं माना जाएगा। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में भी आप ये लो कि आपने पूरा सेटअप करने का जो खर्चा था आपका 1,00,000 रुपए जो क्लिनिक लगाने का हुआ, एक्चुअल जो मेल न्यूट्रिशन का हुआ वो खर्चा, वो ये खर्चा था जिससे लोगों को बेनिफिट मिला। अगर आपसे पूछा ठीक जाए है सर। कि अगर आप कैंप लगा रहे हो तो एक्चुअल बेनिफिट लोगों को किस चीज का हुआ, क्लिनिक से लोगों को क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं ना। एक्चुअली तो मेडिसिन और फूड ही काउंट करना चाहिए, मेडिसिन फूड, हाँ, बाकी सब चीजें तो। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी जनरल मेंटेनेंस ही है। हाँ, तो अब आप पहला जो पॉइंट निकालोगी, आप ये बोलोगी नहीं नहीं सीएसआर तो इस सारे खर्चे में सिर्फ 1,00,000 है, बाकी सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। सही बात है। टारगेट ऑडियंस को तो सिर्फ 1,00,000 रुपए ही मिला है, तो आपका सीएसआर 1,00,000 होना चाहिए, बाकी सारा हाँ जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्लियर किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जो आपका जो डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग के जो खर्चे हैं, that will not be treated as administrative overhead, that will be treated as CSR spend, because आपका पर्पस क्या है कि मैक्सिमम खर्चा CSR स्पेंड करके काउंट होना चाहिए, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्योंकि 2% की लिमिट में CSR स्पेंड ही काउंट होएगा। आप समझ रहे हो? तो सीएसआर स्पेंड तो हमारा 1,00,000 ही रह गया ना बस इस केस में, मेडिसिन और अगर फूड। 1,00,000 ही रह गया ना, लेकिन आपकी जेब से खर्चा कितना हो गया, 2,10,000 और ऊपर 50, 2,60,000 रुपये हाँ खर्चा हाँ हुआ। हाँ जी, और आप कह रहे हो कि CSR स्पेंड 260 से भी ज्यादा हो गया ना ऊपर जो हाँ आपने हाँ, लिखा हुआ है जितना डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। ये जितना भी खर्चा हुआ, तो आप इसके लिए रिजिस्ट हाँ, करोगे ना, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आप सीएसआर कर ही नहीं पाती। अगर आप सही क्लिनिक बात। क्लिनिक नहीं लगाती, तो उन लोगों ने क्या बोला कि उस केस में ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ना मान के सीएसआर स्पेंड ही माना जाएगा। इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या माना गया, ये 50 के जो जनरल मैनेजमेंट का खर्चा है, हाँ जी। दिस विल बी ट्रीटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। हम्म, और बाकी जो भी खर्चा है, इवन दो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सीएसआर, लेकिन उसको करने के लिए हुआ है, तो वो सारा सीएसआर स्पेंड माना जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूँ। अब हमने कंसेप्ट समझा। अब एक कंपनी ने सीएसआर पे डायरेक्ट स्पेंड किया 1,00,000, उसी को मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, और उसको करने के लिए जो खर्चे हुए इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए, अदर एक्सपेंसेस उस एक्टिविटी को करने के लिए, वो हुए 50,000। और इन सब एक्टिविटीज को कराने वालों की सैलरी थी, सीएसआर डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट थी वो थी 30,000 रुपीज। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से आप मुझे बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में कितना लिया जाएगा।
CSR direct 1 lakh, other activity 50,000. CSR spend हाँ. और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये जो 1 लाख अदर एक्टिविटी क्या है इसमें? अदर एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं कि आपने जो CSR किया, एक्चुअल CSR किया, वो करने के लिए जो आपने पूरा सेटअप बनाया उसकी कॉस्ट। नहीं तो हमारा इसमें CSR स्पेंड तो हमारा 1 लाख ही होगा, और CSR स्पेंड तो हमारा 1 लाख होगा, और इसी डेफिनेशन, इसी कंफ्यूजन के लिए डेफिनेशन shall not include the expenses directly incurred by designing and monitoring, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 50,000 होगा। CSR डिपार्टमेंट तो एक तरह से प्रोग्राम को बनाने, इम्प्लीमेंट करने के लिए हुआ है, इसलिए मैंने सामने देखा। अभी जरा ध्यान से पढ़ो ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, हाँ, means expenses incurred by company for general management and administration of CSR functions. So अच्छा, तो उसमें वो भी आ जाएगा। CSR डिपार्टमेंट क्या काम करता है? जनरल मैनेजमेंट ऑफ वही करता है, जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है, और CSR फंक्शन करता है। हाँ जी, इसका रोल यही है। हाँ जी। तो ये 30,000 कहाँ गए? ये भी आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है। अब जो CSR पे डायरेक्ट खर्चा हुआ उसमें तो कोई डाउट नहीं था। अब क्वेश्चन हाँ, आता है इनके ऊपर, ये 50,000 CSR स्पेंड है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है? या कुछ भी नहीं है। हाँ, अब ये जो 50,000 रुपीज है, ये हमें क्यों लगा? हमने जो एक्चुअल कैंप लगाया उसको सेटअप करने के लिए जो हमको खर्चा लगा, टेंट लगा, जनरल और कुछ भी लगा, तो उस पे हमारा ये 50,000 रुपीज लगा। तो क्या इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मानेंगे? यहाँ पे आएगा, बट शैल नॉट इंक्लूड एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकर्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट। नहीं, इसको कुछ भी नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो 50,000 रुपये लगा, ये किस लिए लगा? अच्छा, इसमें आपको ये एक तरह से डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन हो गया ना ऑफ द CSR प्रोग्राम। आपको ही बोलता हूँ कि चलो आपको ये मैं 1 लाख रुपए की दवाइयाँ मुझे डालनी है, लोगों को देनी है, राइट? अब ये 1 लाख रुपए की दवाइयाँ आप कैसे दोगी? उस पे 1 लाख की दवाई देने में क्या आपका कोई खर्चा होगा? हाँ, होगा ही। डिस्ट्रीब्यूट करने में जो व्हीकल लगेगा, हाँ, जो लोग लगेंगे जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर कोई वॉलंटरी नहीं आना चाह रहा है तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो ये जो खर्चे हैं, और बॉक्सेस होंगे, दवाइयाँ होंगी। दवाइयाँ तो डायरेक्ट होगी, बॉक्सेस और दवाइयाँ तो क्या CSR डायरेक्ट में आ जाएगा। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बोलता हूँ दीज आर मेडिसिन जो हमें देनी थी, ये डायरेक्ट खर्चा था, ये CSR स्पेंड है। ये इन दवाइयों को देने के लिए मैन पावर, बॉक्सेस, रेंट, जो प्लेस आपने लिया जहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उनका रिफ्रेशमेंट, ये सब लगेगा ना उनको देने के लिए। एक दिन के लिए अगर आप कैंप लगाओगे तो कुछ तो खर्चा होगा। तो ये खर्चा किस चीज से रिलेटेड है? डायरेक्टली उस CSR को करने से रिलेटेड है। यस सर। तो क्या इसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मानूं? नहीं, उसने बोला अगर कोई खर्चा डायरेक्टली CSR को करने पे लगता है तो उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं मानोगे। तो वो कहाँ पे जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं होगा तो CSR पे लगा है तो वो CSR का खर्चा माना जाएगा। यस। तो इस केस में हमारा 180 जो है CSR स्पेंड होता है और 30 एडमिन ओवरहेड। अगर ये डेफिनेशन नहीं होती तो आप क्या कहती? 1 लाख CSR स्पेंड और 80,000 ओवरहेड। यस सर। तो उससे क्या होता है? आपकी 50 प्लस 30 हो जाता फिर। हाँ, समझ गए? तो उस केस में आपकी जो 2% की लिमिट है वो शॉर्टफॉल हो जाती। यस सर। तो मतलब आपने पैसे भी खर्चा लेकिन वो काउंट भी नहीं हो रहा, और बिना ओवरहेड किए आप खर्चा कर ही नहीं सकते। अब कोई CSR प्रोग्राम कोई भी नहीं कर सकते। ठीक है सर। ठीक है, अब एक बार बी को पूरा पढ़ जाओ। Administrative overheads means the expenses incurred by the company for general management and administration of corporate social responsibility functions in the company, but shall not include the expenses directly incurred for the designing, implementation, monitoring, and evaluation of a particular corporate social responsibility project or program. अब ये देखो, दोनों में फर्क देखो, ये है इन द कंपनी और वो है पर्टिकुलर प्रोग्राम। क्लियर? अगर किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए कोई भी खर्चा लगता है
तो वो उस CSR का पार्ट माना जाएगा। लेकिन कंपनी में जनरली CSR फंक्शन को एडमिनिस्टर करने के लिए जो खर्चे लगते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड माने जाएंगे। ओवरहेड माने जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा जब बैलेंस शीट बनेगी तो खर्चे वो बोलेंगे हाँ। हमने ये भी किया, हमारी CSR डिपार्टमेंट भी है, हमने ये सब भी किया, तो कौन से और खर्चे वैसे को। भी CSR स्पेंड तो अलग से दिखाना पड़ता है ना एनुअल रिपोर्ट में हाँ, वैसे। तो वही कह रहा हूँ, तो उसको कितनी अमाउंट दिखानी को, हर अमाउंट को आप CSR स्पेंड नहीं बोल सकते ना। राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी अलाउड होते हैं, लेकिन उसकी एक परसेंटेज है कि इससे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं हो सकते। कि पता चला आपने CSR किया 1 लाख का, स्टाफ रख लिया 10 लाख का, और 11 लाख रुपए CSR स्पेंड बोल दिया, तो चलेगा क्या? नहीं नहीं। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का यूज होगा आगे कि कितनी लिमिट है। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी खर्चे CSR फंक्शन को कंपनी में एडमिनिस्टर करने के लिए लगते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहते हैं। लेकिन कोई भी खर्चा अगर डायरेक्टली CSR एक्टिविटी पे लगा तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। ओके, क्लियर है? यस सर। अनेक्सर सी, स्क्रीन पे आ रहा है, दिख रहा है पूरा? Yes, sir. Annexure means the annexure appended to these rules. ठीक है। तो इसमें तो कुछ है नहीं. I'll read D then. Corporate social responsibility means the activities undertaken by a company in pursuance of its statutory obligation laid down in section 135 of the Act in accordance with the provisions contained in these rules, which shall not include the following, namely, activities undertaken in pursuance of normal course of business of the company, provided that any company engaged in research and development activity of new vaccine, drugs and medical devices in their normal course of business may undertake research and development activity of new vaccine, drugs and medical devices related to COVID-19 for financial years 2021, 21-22, 22-23, subject to the conditions that such research and development activities shall be carried out in collaboration with any of the institutes or organizations mentioned in item 9 of Schedule 7 to the Act. Details of such activity shall be disclosed separately in the annual report on CSR included in the board's report. Any activity undertaken by the company outside India, except for training of Indian sports personnel representing any state or union territory or national level of India at international level. Contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the Act. Activities benefiting employees of the company as defined in clause K of section 2 of the Code on Wages 2019. Activities supported by the companies on sponsorship basis for deriving marketing benefits for its product or services. Activities carried out for fulfillment of any other statutory obligation under any law in force in India. सर एक एक ले लेते हैं ऊपर से, मेरे ख्याल से सारा पढ़ के कोई फायदा नहीं। एग्जांपल से लेंगे, यहाँ से कॉपी करो। तो यही मेन है, CSR होता क्या है, कहते किसको? हर एक के आगे अगर हम एक एग्जांपल डाल देंगे तो समझ आएगा। कंट्रोल C, कंट्रोल V। ओके, चलो। CSR मीन्स, हाँ जी, सबसे पहले क्या है CSR? उसमें बेसिकली ये कह रहा है सबसे पहले व्हाट डू कि यू जो भी 135 में जो स्टैच्यू है, तो राइट मूव के लिए सो 135 का स्टैट्यूटरी CSR मीन्स, तो 135 क्या कहता है कि आपको जिस भी कंपनी पे CSR एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू नेट प्रॉफिट टर्नओवर और ये नेटवर्क टर्नओवर और प्रॉफिट, उसको लास्ट 3 फाइनेंशियल इयर्स के एवरेज 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट के हिसाब से स्पेंड करना है CSR ऑन एक्टिविटीज मेंशन्ड इन शेड्यूल 7। यही है करेक्ट? हाँ जी, पहली लाइन का ये जो पैराग्राफ है इसका इतना ही करेक्ट है कि राइट मूव को जो 12 लाख रुपए थे, 12% हम लोगों ने 12 लाख रखे थे,
वो CSR एक्टिविटीज पे जो शेड्यूल 7 में लिखी है वो स्पेंड करना है। लेकिन अब इसमें इसने कुछ एक्सक्लूजन दिए कि दो आपने स्पेंड किया है स्टिल वो CSR नहीं माना जाएगा। वो क्या क्या है? कि एक्टिव अगर हम अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ कर रहे हैं, मान लो हमारी कंपनी मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही वो काम करती है, तो उसे हम नहीं मानेंगे पहला है CSR। नॉर्मल लाइक कोर्स अगर ऑफ हमारी बिजनेस। कंपनी, आपके बिजनेस का जो एक्टिविटी आप करते हो वही एक्टिविटी को आप CSR हाँ, नहीं बोल सकते। हाँ, अभी राइट, हॉस्पिटल जो है हाँ, उनका काम है ट्रीटमेंट देना, तो क्या वो अपनी ट्रीटमेंट राइट को सर। ही वो बोल देंगे कि ये CSR है क्योंकि ये नहीं, शेड्यूल नहीं, 7 में नहीं, कवर्ड है? नहीं वो ना, तो उनका कमर्शियल एंगेजमेंट है वैसे तो भी, वही नॉर्मल उसको वो कोर्स ऑफ CSR बिजनेस है। हो गया ना उनका। हाँ, हाँ, लेकिन इसमें भी एक्सक्लूजन क्या दिया कि अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोविड रिलेटेड? हाँ, कोविड रिलेटेड है कोई, और अगर उससे रिलेटेड कोई वैक्सीन या ड्रग वो पे रिसर्च कर रही है या उससे रिलेटेड डिवाइसेस बना रही है, तो फिर आपको 22-23 तक। किस कंपनी को? ये पहले तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जिस कंपनी का R&D है, हाँ, हाँ, अगर न्यू वैक्सीन, ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस। राइट मूव फार्मा कंपनी है, फार्मा रिसर्च कंपनी है, फार्मा रिसर्च, और ये मेडिसिन बनाती है, तो उसके लिए रिसर्च करके नई नई मेडिसिन लाती है। अब इसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या हो गया? न्यू मेडिकल रिसर्च और मेडिसिन लाना। राइट सर। अब इसने हाँ अगर जी। कोविड के ऊपर कोई खर्चा किया, कोविड की मेडिसिन के ऊपर, क्या कोविड में क्या क्या अलाउड है इसको? न्यू वैक्सीन के ऊपर कोई खर्चा किया, ड्रग्स के ऊपर कोई खर्चा किया, या मेडिकल डिवाइस कोरोना के रिलेशन में उसके ऊपर रिसर्च करने में कोई खर्चा किया, कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 20-21 से लेके 22-23 तक। 23 तक। तो वो CSR स्पेंड माना जाएगा। राइट। ट्रीटेड एज CSR स्पेंड, इवन दो ये इसका काम ही था R&D करना। हाँ, तो ये इस चीज को बेसिकली टू मोटिवेट एवरीवन टू डू इट, कि आप कोविड के लिए रिसर्च करो, हर कंपनी को कि अपने रिसोर्सेज हाँ, कोविड में डालो, तो उसमें जितना भी आप डालोगे आपको इधर उधर खर्चने की जरूरत नहीं है। बाहर उसी रिसर्च डेवलपमेंट को भी हम CSR स्पेंड मान लेंगे। 12 लाख रुपए की लिमिट में वो क्वालिफाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होता था। लाइक अब इसी एग्जांपल को ले लो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में 12 लाख रुपए इसने फ्लू की मेडिसिन के लिए करे, हाँ जी, और दूसरे केस में वही 12 लाख रुपए कोविड के लिए किए, कोविड वैक्सीन के लिए। हाँ जी। तो फर्स्ट केस में वो CSR स्पेंड माना जाएगा क्या? नो, क्योंकि नहीं, कोविड वैक्सीन के लिए माना जाएगा। ऑनरी कोर्स है, दो ये एक्टिविटी शेड्यूल 7 हाँ की जी। थी। हाँ, शेड्यूल 7 में एक्टिविटी है रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन, हाँ, मेडिकल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी है शेड्यूल 7 में, राइट। तो वो तो बोलेगा नहीं मैंने R&D कर दी, शेड्यूल 7 में एक्टिविटी में 12 लाख रुपए लगा दिए, मुझे एग्जाम करो। बोले नहीं, आपका नॉर्मल बिजनेस नहीं होना चाहिए। और अगर वही उसने कोविड वैक्सीन के लिए किया तो स्पेसिफिक एग्जाम्पशन मिली उसको, तो ये 12 लाख रुपए उसको CSR स्पेंड माना जाएगा। क्लियर है? राइट, यस सर। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब इसमें कंडीशंस क्या फुलफिल करनी है? कंडीशंस टू बी फुलफिल, क्या कंडीशंस थी? देखो, पहला स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। दो कंडीशंस है। हाँ जी। पहली कंडीशन, स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट्स इन शेड्यूल 7, उनके साथ ही मिलके करना है आपको। और दूसरा, डिस्क्लोज इन बोर्ड रिपोर्ट सच स्पेंड। क्लियर है ये? हाँ जी सर।
तो ये फर्स्ट वाले को मैं कॉपी कर लूँ ऊपर, ये हमको समझ आ गया, एक बार पढ़ दो इसको ए और बी तक फर्स्ट को। Such research and development activity shall be carried out in collaboration with any of the institutes or organizations mentioned in item 9 of schedule 7 to the act. Details of such activity shall be disclosed separately in the annual report on CSR included in the board. तो ये पहला जो एक्सक्लूजन है 1 से पढ़ दो, 1 को स्टार्टिंग से पढ़ दो। एक्टिविटी अंडरटेकन, activities undertaken in pursuance of normal course of business of the company, provided that any company engaged in research and development activity of new vaccine, drugs and medical devices in the normal course of business may undertake research and development activity of new vaccine, drugs and medical devices related to COVID-19 for financial years 2021, 21-22, 22-23, subject to the conditions that such research and development activity shall be carried out in collaboration with any of the institutes or organizations mentioned in item 9 of schedule 7 to the act. Details of such activity shall be disclosed separately in the annual report on CSR included in the board. एक्सक्लूजन क्लियर है अपने को सबसे पहले कि CSR स्पेंड में अगर आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी पे कर रहे हो, इवन दो दैट इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, वो कवर नहीं होगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, CSR में कोई भी एक्टिविटी जो शेड्यूल 7 में लिखी है अगर आप वो करते हो उसके ऊपर पैसा स्पेंड, तो वो CSR स्पेंड होता है। हाँ जी, पहले पैराग्राफ में फिर उसने एक्सेप्शन दी, लेकिन अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है आपका तो वो नहीं होगा। और उसमें फिर से एक्सेप्शन दी कि अगर आप कोविड के ऊपर करोगे तो हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप इंस्टीट्यूट के थ्रू करो स्पेसिफाइड, और वो डिस्क्लोजर जो है अपनी CSR रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो। yes. तो ये पहला एक्सक्लूजन है इसका, ये इवन दो शेड्यूल 7 में है, स्टिल इट विल नॉट बी काउंटेड एज CSR एक्टिविटी, राइट? आगे आ जाओ। राइट, सेकंड क्या है? नेक्स्ट पढ़ो। Any activity undertaken by the company outside India except for training of Indian sports personnel representing any state or union territory at national level or India at international level. ठीक है, अब सेकंड स्टेप में ये 12 लाख रुपए जो राइट मूव ने खर्चने थे, हाँ, सेकंड हो गया CSR स्पेंड, CSR स्पेंड आउटसाइड इंडिया, राइट? अगर कोई भी पैसा आप इंडिया वो के इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, हाँ, वो इंक्लूड नहीं होगा, वो सिर्फ तभी इंक्लूड होगा अगर हम इंडिया के ही स्पोर्ट्स पर्सनल को ट्रेन कर रहे हैं टू प्ले एट नेशनल इंटरनेशनल। एक्सेप्शन ट्रेनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग के ऊपर जो आपने स्पेंड किया, ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट पर्सनल, राइट? राइट सर। तो अगर कोई भी आपसे ये पूछता है कि हमने पैसा मेडिकल कैंप भूटान में लगाया है, वहाँ पे बहुत गरीबी है, तो क्या ये CSR स्पेंड में काउंट होगा? पहले तो पूछे क्या हम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो, लेकिन CSR स्पेंड की 2% की लिमिट में ये खर्चा काउंट होगा, इतना ही बोलना। खर्चा करने में मनाही नहीं है, आप कहीं पर भी खर्चा करो, आपका पैसा है, लेकिन अगर आपको 2% की लिमिट पूरी करनी है तो उसमें वो काउंट नहीं होगा, वो आपको अलग से करना। लाइक बीच में आ रहा था ना कि हम ये करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन CSR स्पेंड के लिए नहीं होगा, तो आपको पेनल्टी लगेगी। फिर भी एक कंपनी ने 1 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स इसमें खर्च दिए, बाहर कहीं फ्लड आया था और इंडिया में कुछ नहीं खर्चा और उसको 2 लाख खर्चा था, स्टिल उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो ये टू क्लियर हो गया? यस सर। 3 पढ़ो। कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ सर, एक बोलो। Contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the act. थर्ड में ले रहा हूँ, डायरेक्ट तो अपने को भी पता है, इनडायरेक्ट कैसे होता है? Indirect contribution to political party नहीं पता, आपको पता? सोचो। Indirect contribution ये अगर कैंपेन्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराओ इनके और इनके बैनर्स बनाओ, फ्री स्पॉन्सरशिप कर दो, स्पॉन्सरशिप कर दो, इनकी मैगजीन्स में ऐड दे दो। तो ये CSR स्पेंड है क्या? ये CSR स्पेंड नहीं है। नहीं है।
अब हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। एक कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो नहीं होगा, मतलब उसके भी एक्सेप्शंस हैं हर पॉइंट में। उसमें फिर सिर्फ देन कि सीएस कोविड अगर बाहर कोविड हो का रहा है इंडिया से इंक्लूडेशन तो है। नहीं होगा। और तीसरा है, आवाज आपकी थोड़ी कट रही है। हाँ फर्स्ट वाले में कोविड का है, सेकंड वाले में ये है कि अगर हम इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सोनल को ट्रेन कर रहे हैं टू प्ले एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स तो वो एग्जाम्पशन है। थर्ड वाले में देयर इज नो एग्जाम्पशन, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। फोर्थ में नाउ बोलो। फोर्थ इज एक्टिविटीज। हाँ हाँ, activities benefiting employees of the company as defined in clause K of section 2 of Code of Wages 2019. ठीक है। अभी अगर समझो एक कंपनी, ये भी कवर नहीं है, अपने एम्प्लॉइज के लिए एक क्रैश खोल देती है ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में। हाँ, तो जो भी कोड ऑफ वेजेस में जो बेनिफिट उनको स्टैट्यूटरी एम्प्लॉइज को देने हैं, लंच होम खोल दिया या कोई मैटरनिटी का बेनिफिट दिया और बोले ये सीएसआर एक्टिविटी है, तो क्या वो कवर होगा? अभी कोड ऑफ वेजेस में हर फैक्ट्री में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। अगर आपने डिस्पेंसरी पे जो नहीं, वो खर्चा, सीएसआर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लॉ के हिसाब That से is the responsibility of the employer ना बेसिकली, उस तरह से। तो ये फोर्थ में ये हो गया, कोई भी कंपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर जो अपने एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिट देती है वो सीएसआर स्पेंड में काउंट नहीं होगा। नहीं, ठीक है, नेक्स्ट। activities supported by the companies on sponsorship basis for deriving marketing benefits for its product or services. अभी आपने कोई मेडिकल कैंप लग रहा था और वहां पे आपने स्पॉन्सरशिप दे दी अपने बैनर लगवा के। हाँ जी, हाँ जी, तो वो सीएसआर होगा? हाँ, हाँ कि नहीं? नहीं होगा। आप अगर कोई खुद एक्टिविटी प्लान करते हो और उसके ऊपर मेडिकल कैंप हाँ, लगाते हाँ, हो हाँ, और उस पर खर्चा कर रहे हो, वो सीएसआर स्पेंड है। हाँ, कोई और कर रहा है और आपने उसमें स्पॉन्सरशिप का एक बोर्ड लगा दिया जिससे आपको मार्केटिंग बेनिफिट मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने स्पॉन्सरशिप दे दी। आते हैं ना लोग स्पॉन्सरशिप मांगने के लिए कि हम इवेंट करें, आप स्पॉन्सर कर दो। हाँ, जैसे हम जब आईपीएल होते हैं तो इतने हाँ, सारे स्पॉन्सर्स होते हैं हाँ, बेसिकली। तो ऐसी कोई एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे वो एक्टिविटी कौन सी लेनी है जो सीएसआर की एक्टिविटीज हैं। जो भी कैंप हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सीएसआर की एक्टिविटी का कैंप है, उसको आपने स्पॉन्सर किया और ये बोल रहे हो कि मैंने स्पॉन्सर किया ना तो मेरा भी सीएसआर एक्टिविटी होगी। तो बोले नहीं, आपने स्पॉन्सर किया लेकिन आपने मार्केटिंग बेनिफिट लेने के लिए किया, इसलिए वो भी सीएसआर एक्टिविटी नहीं होगी। क्योंकि वो आप नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहा है और आप उसमें कुछ तो स्पॉन्सर कर रहे हो कि पीछे बैनर लगाएंगे, इसका 50,000 आपकी ऐड डालेंगे, इसका 10,000। ये भी सीएसआर एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद Sixth, activities carried out for fulfillment of any other statutory obligations under any law in force in India. अगर किसी और लॉ में कोई और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हम फुलफिल कर रहे हैं, जैसे अभी ऊपर हम कोड ऑफ वेजेस की बात कर रहे थे, तो दैट वुड नॉट बी काउंटेड एज सीएसआर. Amount spent on statutory obligations fulfillment. ठीक है, तो 6 एक्सेप्शन होगी बेसिकली इसमें। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि सीएसआर क्या है, व्हाट इज सीएसआर, तो आप क्या बताएंगे? Definition थी, what is So CSR? basically, CSR is the responsibility. CSR is the responsibility of the company towards the society, and and companies who fall in the criteria laid down in section 135, they have to meet a minimum spend of CSR. So basically, it is the minimum spend is 2% of the average net profit of the last 3 years, and if the company has not been formed for 3 years and it is new, then the 2% of the profit of the last year. ठीक है, अब यही मैं Applicability wise, सुनो ना, यही मैं आपको बोलूं, एक लाइन में बताओ सीएसआर स्पेंड क्या है? CSR spend is spending towards this. Every company has a responsibility to spend towards the society. In and the activities in which it can spend are laid down मैं एक हिंट देता हूँ, सुनो, मैं एक हिंट देता हूँ जो मुझे लगता है कि सीएसआर जो सामने लिखा हुआ है, अगर आप उसको पढ़ोगी तो एक लाइन में उसने लिख के दिया कि व्हाट इज सीएसआर स्पेंड, खाली डी का ऊपर वाला पढ़ लो, व्हाट इज सीएसआर।
तो इसको छोड़ के कुछ भी है वो B, CSR नहीं है. corporate social responsibility means the activities undertaken by a company in pursuance of its statutory obligation laid down in section 135 of the act in accordance with the provisions contained in these rules. ठीक है. यहीं पे रुक जाओ. तो क्या CSR है और क्या नॉन CSR है? जो सेक्शन 135 के अंदर मैंडेटेड खर्चा आप करते हो वो CSR है, और जो उसके आउटसाइड करते हो वो CSR नहीं है. वो CSR नहीं है. तो यहाँ पे कहीं पे भी वो कंसेप्ट नहीं आ रहा है कि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये लॉ के हिसाब से जो सेक्शन 135 में जितना आपको मैंडेटेड है उतने खर्चे को आप CSR खर्चा बोलोगे. उसके अलावा कोई खर्चा है तो वो CSR खर्चा नहीं है. लाइक अभी आपने स्पोर्ट्स पर्सनल को इंडिया में ट्रेन कर दिया, आउटसाइड इंडिया नहीं किया, तो वो CSR एक्टिविटी है? नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट CSR शेड्यूल का पार्ट है. मतलब वो दैट डिपेंड्स ही शेड्यूल 7 में क्या क्या लिखा हुआ है. उसमें स्पोर्ट्स एक पार्ट है तो वो है. Okay. और वही आपने आउटसाइड इंडिया किया तो वो नहीं है. आपने खर्चा उतना ही किया जो नहीं, आउटसाइड इंडिया भी है ना, उसने यही तो लिखा हुआ है कि हाँ, स्पोर्ट्स वालों के लिए एक्सेप्शन है. हाँ, स्पोर्ट्स वालों के लिए तो एक्सेप्शन है ना. पर तो जनरल है CSR खर्चा अगर आप बाहर करोगी तो वो आपका CSR स्पेंड में नहीं होगा. तो अगर एक लाइन में पूछा जाए कि CSR क्या है तो आप बोलते हो जो सेक्शन 135 में जितना मैंडेटेड है और जो रूल्स में प्रिस्क्राइब किया कि किस तरह से स्पेंड करना है, अगर वैसा किया तभी CSR है, अदरवाइज CSR नहीं है. नहीं. डोनेशन हो सकती है, चैरिटी हो सकती है, लेकिन CSR नहीं है. और फिर उसमें एक्सेप्शन क्या क्या थी? 6 एक्सेप्शन. 6 एक्सेप्शंस में एक तो यही था कि अगर हमने इंडिया से बाहर खर्चा करा तो वो नहीं काउंट होगा, एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनल. सेकंड वाज कि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ तो दैट वुड नॉट बी इंक्लूडेड एक्सेप्ट फॉर कोविड रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिकल डिवाइसेस, ड्रग्स और वैक्सीन्स. फिर और क्या था? एक मिनट, देखो स्क्रीन पे कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, स्पोर्ट्स पर्सनल हो गया. हाँ, फिर एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई स्पॉन्सरशिप कर दी, मैगजीन कर दी, दैट इज इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन. डायरेक्ट इज डोनेशन. फिर फोर्थ इज एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. तो कोई भी चीज अगर हमने क्रैश खोल दिया, कुछ कर दिया, जो भी कोड ऑफ वेजेस एक्ट या किसी और लेबर लॉ का पार्ट है, दैट वुड नॉट काउंट एज CSR contribution. फिर on अगर if we are doing anything for our statutory obligations fulfillment under any other law, that will also not count as CSR spend. Then the last point is on sponsorship basis for deriving marketing benefits. अगर हम किसी भी चीज में स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं मार्केटिंग बेनिफिट्स डिराइव करने के लिए, चाहे वो कोई मेडिकल कैंप हो, चाहे वो कोई चैरिटी हो, तो भी हम उसे CSR स्पेंड में काउंट नहीं कर सकते. ठीक है ना? क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी सर. हाँ, 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ इसका. ठीक है. तो अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशंस में क्या क्या डेफिनेशंस देख लिए. एक्ट देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देखा, अनेक्सर देखा, CSR देखा. इनमें से कोई डाउट है चारों में से? नहीं सर. अब आ जाओ CSR कमेटी पे. क्या है CSR कमेटी? CSR committee means the corporate social responsibility committee of the board referred to in section 135 of the act. तो आपको क्लियर है कि आपको किस कंपनी को कमेटी बनानी है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, कंपोजिशन क्या होनी चाहिए. Yes sir. चलो, CSR पॉलिसी क्या होती है? CSR policy means a statement containing the approach and direction given by the board of a company taking into account the recommendations of its CSR committee and includes guiding principles for selection, implementation and monitoring of activities as well as formulation of the annual action plan. तो अगर मैं आपको भी बोलूँ कि CSR पॉलिसी बनानी है, हाँ, आपको कोई मैंने अगला पिछला कुछ नहीं दिया, तो आपके लिए क्या रहेगा? तो CSR पॉलिसी क्या है? So मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ. कभी भी ऐसा रहे उसको ब्रेक डाउन करो. मीन्स ए स्टेटमेंट कंटेनिंग क्या? फर्स्ट, द अप्रोच एंड डायरेक्शन गिवन बाय द बोर्ड. कैसे बोर्ड अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेगा. ठीक है. एंड इंक्लूड्स क्या? थोड़ा ब्रेक डाउन कर रहे हैं इसको. गाइडिंग प्रिंसिपल किस लिए? फॉर सिलेक्शन,
implement. ठीक है, अब पढ़ो इसको टुकड़ों टुकड़ों में कि CSR पॉलिसी मीन्स व्हाट. CSR policy means a statement containing the approach and direction given by the board of the company, taking into account the recommendations of the CSR committee, ठीक है, and सबसे includes पहले guiding principles यहीं for. रुक जाओ, यहीं रुक जाओ. CSR पॉलिसी हाँ. क्या है? एक स्टेटमेंट है. हम्म. जो क्या कह रही है? हाँ जी. अप्रोच की, आपकी अप्रोच क्या रहेगी और डायरेक्शंस जो बोर्ड देता है आपको कि CSR कैसे करना है. हाँ जी. किस बेस पे देगा? हम्म. जैसा CSR कमेटी ने रिकमेंड किया. तो बिना CSR रिकमेंडेशन के Right. कोई भी CSR पॉलिसी नहीं हो सकती. Hmm. अब इस Yes, sir. CSR पॉलिसी में दो चीजें होगी, एक अप्रोच और डायरेक्शन होगी कि आपकी CSR की अप्रोच क्या है और आपको किस डायरेक्शन में काम Right, sir. करना है, और इसमें क्या होना चाहिए. गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए. किस चीज के? Selection, implementation, and monitoring of activities, as well as formulation of the annual action plan. ठीक है. मतलब कि हाँ, कि हमें कौन सी एक्टिविटीज करनी है, उनको हम कैसे करेंगे, और फिर वही स्टैंडर्ड वर्सेस इवैल्यूएशन, स्टैंडर्ड वर्सेस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, तो और फिर एज वेल एज फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल एक्शन प्लान कि आप एनुअली annual. कैसे काम Yes. करेंगे. Yes. क्लियर? तो अगर कोई भी CSR पॉलिसी Yes. में अगर ये एक भी चीज मिसिंग है तो कंप्लायंट होएगी नहीं ना. Yes, sir. तो मैं नहीं, अगर अगर इन तीनों में से मिसिंग है तो नहीं रहेगी. हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ CSR पॉलिसी बनानी है तो आप उस पॉलिसी में क्या क्या लिखोगे? मैं उसमें लिखूंगी ऑब्जेक्ट क्या है, मैं क्या करने जा रही हूँ, वो सब मैं करूंगी कैसे, व्हाट विल बी द मेथोडोलॉजी बाय व्हिच आई विल बी डूइंग इट. फिर लास्ट में मैं उसमें ये भी लिखूंगी कि इतना इतना हो ही जाना चाहिए, और अगर इतना कम रह गया तो हम क्या करेंगे, अगर ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, मंथली इवैल्यूएशन करेंगे, क्वार्टरली इवैल्यूएशन करेंगे, कि हम एनुअल इवैल्यूएशन करेंगे, और एनुअल एक्शन प्लान बनाएंगे पूरे साल में हाँ, फिर कैसे काम एनुअल करना. एक्शन. यस. क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नो सर, नो सर. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है? International organization means an organization notified by the central government as an international organization under Section 3 of the United Nations Privilege and Immunities Act 1947, to which the provisions of the schedule to the said act apply. तो अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि आप इसमें आगे ही कहीं वर्ड आएगा कि यू कैन यूज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कौन सी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की? ठीक है सर. तो इतना ही इसका मतलब है. बाकी जहाँ पे आएगा उस कंटेक्स्ट में हम इसको देखेंगे. अब नेट प्रॉफिट क्या होता है? Net profit means the net profit of a company as per its financial statement prepared in accordance with the applicable provisions of the Act, but shall not include the following. Namely, any profit arising from any overseas branch or branches of the company, whether operated as a separate company or otherwise, and any dividend received from other companies in India, which are covered under and complying with the provisions of Section 135 of the Act. Provided that in case of a foreign company covered under these rules, net profit means the net profit of such company as per profit and loss account, prepared in terms of clause A of subsection 1 of section 381, फॉरेन कंपनी होगा. read with section 198 of the Act. 381 कौन सा सेक्शन है सर? फॉरेन ब्रांचेस इन इंडिया. अच्छा, फॉरेन ब्रांचेस वाला. हाँ, ठीक है. राइट, राइट. तो नेट प्रॉफिट में ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल है. अब सपोज एग्जांपल ले लो, प्रॉफिट में हमने सेक्शन में क्या लिखा था, प्रॉफिट कौन सा लेना है? 198 का. तो राइट मूव का 198 का प्रॉफिट आया 5 करोड़ रुपए. ठीक है, या 15 करोड़ रुपए. ये पहली लाइन होगी, मींस नेट प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इसमें से क्या माइनस करना है? माइनस प्रॉफिट फ्रॉम ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ द कंपनी. अब इस 15 करोड़ जो प्रॉफिट था, इसमें कंपनी की जो यूएस में एक ब्रांच थी जिसने 5 करोड़ का प्रॉफिट किया था, वो माइनस कर दो. तो कितना प्रॉफिट बच गया? 15 माइनस 5, 10 करोड़. राइट, क्योंकि वो परसेंटेज निकाले ना, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट. तो 3 साल के कौन से प्रॉफिट लेने हैं?
तो उसके लिए नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन में ये एक्सक्लूजन दिया। अब इसमें आपको डिविडेंड मिला था, जो कंपनी सेक्शन 135 में कवर्ड थी, एवरी कंपनी कवर्ड है, जिसको उससे आपको Yes, 2 sir. करोड़ का डिविडेंड मिला था, तो ये भी आप माइनस हाँ कर जी, दो आपकी इनकम में से, जो नेट प्रॉफिट में से। ठीक है। तो बैलेंस प्रॉफिट क्या बच गया? 8 करोड़ रुपीस। Yes, sir. लास्ट 6 करोड़, उससे पिछले साल 4 करोड़, और एवरेज निकाल के 8 से 14,18 डिवाइड बाय 3, 6 करोड़ रुपीस आपका एवरेज। 6 crores. अब अगर आपकी राइट मूव लिमिटेड फॉरेन कंपनी होती, फॉरेन कंपनी पे सीएसआर एप्लीकेबल है, जो इंडिया में है जिनका ऑफिस, एवरी कंपनी है ना, हाँ एवरी होगा ही है। कंपनी। हाँ, एवरी कंपनी लिखा तो है। उनके प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करनी है? वो बोले सेक्शन 381 के प्लस 198 कंबाइंड रीडिंग से, यही लिखा हुआ है। अभी देखो एच को हाँ इससे, जी सर। इसके कंटेक्स्ट में पढ़ो। नेट प्रॉफिट मींस, Net profit means the net profit of a company as per its financial statement prepared in accordance with the applicable provisions of the Act, but shall not include the following, namely any profit arising from any overseas branch or branches of the company, whether operated as a separate company or otherwise, and any dividend received from other companies in India which are covered under and complying with the provisions of Section 135 of the Act, provided that in case of a foreign company covered under these rules, net profit means the net profit of such company as per profit and loss account prepared in terms of Clause A of subsection 1 of Section 381 read with Section 198 of the Act. क्लियर है? Yes, sir. मतलब आपको, मैंने आपको बोला कि मुझे बताओ कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगी, क्या मांगोगी मुझसे? मैं आपसे मांगूंगी अपना, पहले आप मुझे बैलेंस शीट दे दो आप अपनी, और मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दो बेसिकली। तो मैं उसमें आपका प्रॉफिट लूंगी, उसमें से मैं बोलूंगी अगर आपकी कोई ओवरसीज ब्रांच और कोई भी ब्रांच है आपकी कंपनी, आपकी इंडिविजुअल, आप अपनी राइट मूव की बात कर रहे हो ना, इंडिविजुअल की थोड़ी ना। तो फिर मैं बोलूंगी अगर कंपनी की कोई ब्रांच है तो उसके फाइनेंशियल्स दे दो, उसका जो प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस कर लूंगी मैं। फिर और आपको कोई डिविडेंड फिर उसमें उसके बाद में उसमें से डिविडेंड माइनस कर दूंगी जो किसी भी और कंपनी से हमारी कंपनी को मिला है, किसी के शेयर्स में अगर हमारी कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से डिविडेंड कुछ मिला है तो वो भी हम माइनस कर देंगे। तो जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे 3 साल का नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट, निकालूंगी और उसके बेस पे कैलकुलेशन करूंगी। सीएसआर। हाँ, या अगर मुझे यही चेक करना है कि मेरा 5 करोड़ हुआ के लिए, तो भी नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में यही कैलकुलेशन देखनी है। This net profit is for the purpose of calculation of CSR spent. अब इसमें इसका मतलब क्या हो गया? देखो 198 के लिए लिखा है कि 198 से कैलकुलेट करोगे। अब उसके अलावा उस प्रॉफिट में भी ये 2 चीजों का और उसने बोल दिया सीएसआर के लिए। नॉर्मल केस में अगर 198 होता तो खाली 198 का जो प्रॉफिट आता वही लेते, लेकिन जब आप सीएसआर के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो उस प्रॉफिट में से भी आप ओवरसीज का प्रॉफिट हटा रहे हो और डिविडेंड हटा रहे हो। और डिविडेंड, राइट। तो ये थोड़ा उससे भी स्ट्रिक्ट हो गया, 198 से भी एक स्टेप आगे हो गया। राइट राइट। तो अच्छा है, इसमें तो सीएसआर स्पेंड और कम हो जाएगा ना, बढ़ेगा थोड़ी ना कॉर्पोरेट से। कम ही होगा। मतलब बेसिकली जो डिस्पोजेबल, वो ये ही बताना चाह रहा है कि जो एक्चुअली हमारे डिस्पोजेबल इनकम है उसी पे ही हमारा नेट प्रॉफिट बेस्ड, इंडियन इनकम के ऊपर ही, ओवरसीज प्रॉफिट नहीं ना, तो इंडियन इनकम के ऊपर ही सीएसआर करना है, बाहर की इनकम पे नहीं करना। राइट सर। ठीक है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, व्हाट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट? Ongoing project means a multi-year project undertaken by a company in fulfillment of its CSR obligation, having timelines not exceeding 3 years, excluding the financial year in which it was commenced, and shall include such project that was initially not approved as a multi-year project, but whose duration has been extended beyond 1 year by the board based on reasonable justification. ठीक है। अब इसको आप ब्रेक डाउन करो। हमने एक एग्जांपल लिया था हॉस्पिटल बनाने का, ऑनगोइंग के लिए। तो इस केस में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है?
ये पहली रिक्वायरमेंट है कि मल्टी ईयर प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब अगर जो एक ही साल में खत्म हो रहा है, क्या वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होगा? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है मल्टी ईयर प्रोजेक्ट होना चाहिए, वन स्टेप। हाँ जी। देन उसकी टाइमलाइन मल्टी ईयर में भी कितना बड़ा होना चाहिए? टाइमलाइन नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। 3 इयर्स, क्योंकि हमने अभी उसमें भी देखा था कि 3 इयर्स के बाद हम उसे उस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो 3 साल ही मैक्सिमम हो सकता है, 5 साल का प्रोजेक्ट नहीं ले सकते आप। राइट। उसमें फिर 3 में कौन सा साल छोड़ देना है? एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज कमेंस्ड। सो अब मैं अगर ये बोलता हूँ एक CSR प्रोजेक्ट अप्रैल 1, 2022 को कमेंस हुआ, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हो सकती है इसकी? 25 तक। ठीक है, अप्रैल 25 तक। 21 22 23 गया तो 25 होगा कि 26 होगा? अब यहाँ पे देखो 22 23 23 24 24 25 25 ही होगा ना सर? नहीं, देखो 22 23 23 24 24 अच्छा, 25 22। और 25 26। अब इसमें ये लाइन का मीनिंग नहीं दे रहे हो, एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज कमेंस्ड। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम किस फाइनेंशियल ईयर तक हो सकता है? 26 तक। हाँ, अब सपोज आपने एक प्रोजेक्ट था जिसकी टाइमलाइन 2 साल की थी, 1 साल की थी, कि वो अप्रैल 1 में शुरू होके 1 से फरवरी 23 तक खत्म होने वाला था, तो ये ऑनगोइंग नहीं था, 1 साल में खत्म होने वाला था। यस सर। लेकिन कोरोना के कारण हाँ या जी किसी सर। भी रीजन से ये खत्म नहीं हो पाया। अब आपको इसको अब 1 साल से ऊपर जाने वाला है, तो ये किसके पास हाँ राइट जी। है? बोर्ड के पास। बोर्ड कैन रिक्लासिफाई। कैसे? बाय गिविंग रीजन वेयर इन मिनट। तो आप एक प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग नहीं था उसको ऑनगोइंग कर सकते हो अगर वो 1 साल से ज्यादा इनिशियली 1 साल से कम पीरियड का था, लेकिन बाद में आपको लगा कि 1 साल से ज्यादा जाएगा, लेकिन वो प्रपोजल बोर्ड में डालने के बाद। ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब एक बार पढ़ जाओ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को पूरा, क्या कह रहा है? Ongoing project means a multi-year project undertaken by a company in fulfillment of its CSR obligation, having timelines not exceeding 3 years, excluding the financial year in which it was commenced, and shall include such project that was intended beyond 1 year by the board based on reasonable justification. Yes, sir. क्लियर है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है? और ऑनगोइंग Yes, प्रोजेक्ट sir. पे एकदम। आगे की ट्रीटमेंट भी हमको क्लियर है। अगर पैसा स्पेंड नहीं हुआ तो क्या करना? साल खत्म होने के बाद, लाइक ये जो अप्रैल हाँ, 23 पैसा स्पेंड नहीं हुआ है तो हमें 1 महीने में डालना है, फिर 3 साल तक अगर वो यूटिलाइज ना हो पाए तो वो शेड्यूल 7 में जो फंड है उसमें चला जाएगा। 25-26 के बाद अगर नहीं हुआ तो 30 अप्रैल 26 को ये पैसा कहाँ चला जाएगा? उस शेड्यूल 7 वाले फंड में। इस एग्जांपल के केस में अगर अप्रैल 21-22 को शुरू हो रहा था तो ये खत्म होना चाहिए था 23 को। 23 को जितना भी पैसा बचा था वो आपने 30 दिन के अंदर एक अकाउंट में डाला, फिर 3 फाइनेंशियल ईयर खत्म हुए 25-26 में, 30 अप्रैल 26 को आपको जो बचा हुआ पैसा है वो ट्रांसफर करना है। यस सर। और अगर आप ये नीचे के केस में रिक्लासिफाई नहीं करो उसको तो आपको क्या करना पड़ जाएगा? वो पैसा भी ट्रांसफर करना पड़ जाएगा। यस सर, ये नीड क्योंकि क्यों वो आई फिर है? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट माना ही नहीं जा रहा ना। हाँ, तो तो फिर चला वो जाएगा पैसे तो तो आपको आपका पहले शेड्यूल्स विद इन 6 मंथ्स भेजना पड़ जाएगा। हाँ, पर आप खर्च नहीं कर सकते बाद में 1 अप्रैल हाँ के हाँ, बाद। खर्च नहीं कर सकते। राइट सर। तो अब तो फिर आपका पर्पज ही अधूरा रह गया। आपने हॉस्पिटल खोला, आखिरी 10% बचा मतलब हुआ आप ये कह रहे हो कि वही अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है और दूसरा प्रोजेक्ट है तो फिर हमें बोर्ड की जो भी अप्रूवल लेके नहीं, अगर सपोज हमने उसे नहीं क्लासिफाई करना हाँ, तो वो पैसा पूरा गवर्नमेंट को चला जाएगा। वो एक्टिविटी आपकी रुक जाएगी वहां पर। यस सर। तो इसलिए आप तो नहीं चाहोगे ना कि मेरी एक्टिविटी रुक जाए, तो आप बोर्ड में प्रपोजल रखोगे कि ये प्रोजेक्ट था जो हमने 1 साल के अंदर लिया था,
लेकिन ये 1 साल से ऊपर जा रहा है, तो आप इसको अप्रूव करो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट करने का, सो दैट हम इसको कंप्लीट कर सकें। यस। तो जिन कंपनियों ने पैसा स्पेंड नहीं किया है अपना, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो साल से पहले बोर्ड से अप्रूवल लेके उसको ऑन गोइंग में कन्वर्ट करा ले। तो उस केस में उनको 3 साल तक राइट, वो पैसा गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ेगी। क्लियर? यस सर। पब्लिक अथॉरिटी। Public authority means public authority as defined in clause H of section 2 of the Right to Information Act 2005. सेक्शन मीन्स सेक्शन ऑफ द एक्ट, हाँ, और अदर वर्ड्स मीन्स जो कहीं पे भी एक्ट में डिफाइन किया है वहां से उसका मीनिंग लेने का है। तो टेक्निकली ये पूरी डेफिनेशंस में अगर आप ध्यान से देखो तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स थी, वो क्लियर है आपको? फिर हाँ, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो क्लियर है आपको? हाँ जी। उसके बाद नेट प्रॉफिट थी, CSR पॉलिसी थी जिसमें क्या होना चाहिए, हाँ, CSR पॉलिसी भी थी, राइट राइट, और नेट प्रॉफिट था। हाँ, उसके बाद ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था। ये 5 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जिनका मीनिंग आपको पता होना हाँ चाहिए। जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, तो सेक्शन रूल 2 क्लियर हो गया। 1 था कमेंसमेंट की कब शुरू हो रहा है, 2 में डेफिनेशंस थी, और डेफिनेशन में भी 5 राइट, डेफिनेशन अपने को क्लियर हुई। क्या क्या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हाँ क्या जी, है, नेट प्रॉफिट क्या है, CSR क्या है, CSR पॉलिसी क्या है, और फर्स्ट क्या था आपका, यही था ना, CSR पॉलिसी। CSR क्या है, CSR पॉलिसी क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या है, मोटा मोटा यही इंपॉर्टेंट था। चलो 3 पे आ जाओ अभी, क्या कह रहा है? बोलो। CSR। every company including its holding a subsidiary and a foreign company defined under clause 42 of section 2 of the act having its branch office or project office in India, which fulfills the criteria specified in subsection 1 of section 135 of the act, shall comply with the provisions of section 135 of the act and these rules. Provided that net worth, turnover, and net profit of a foreign company of the act shall be computed in accordance with balance sheet and profit and loss account of such company. Sorry, sir. Provided that net worth, turnover, and net profit of a foreign company of the Act shall be computed in accordance with balance sheet and profit and loss account of such company, prepared in accordance with the provisions of Clause A of subsection 1 of Section 381 and Section 198 of the Act. तो सबसे पहले CSR किसको कवर्ड है? हमने सेक्शन में पढ़ा था एवरी कंपनी, तो ये अब उसको और डिटेलिंग कर रहे हैं। तो उस डिटेलिंग में क्या कर रहे हैं ये लोग, राइट मूव पकड़ो और उसके आगे नाम लिखते जाओ, देखो कौन कौन सी कंपनियां बनती है। एवरी कंपनी मीन्स राइट मूव लिमिटेड, ठीक है। ये राइट मूव लिमिटेड भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, फॉरेन लिमिटेड। अब ये पहली कैटेगरी है कंपनी में, ये हो गया। ये किसके अंदर कवर हुआ है? एवरी कंपनी। फिर इसके नीचे राइट मूव होल्डिंग कंपनी हो सकती है, होल्डिंग लिमिटेड। इसके नीचे राइट मूव सब्सिडरी हो सकती है, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। और राइट मूव फॉरेन कंपनी उन लोगों ने बोल दिया, मूव फॉरेन। ये 4 टाइप की कैटेगरी होगी, इसको यहाँ से ले लो। इनको क्या बोला, इनको क्या करना है? फॉरेन कंपनी कौन सी? जिसकी every company including its holding subsidiary and a foreign company defined under clause 42 of section 2 of the act, राइट, जिसका ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस हो इंडिया में, हैविंग इन इंडिया, ठीक है। अब ये कंपनियां अगर सेटिस्फाई कर रही हैं क्राइटेरिया, हाँ जी, satisfy criteria, any of above satisfy criteria। क्या था वो क्राइटेरिया? 500 करोड़ 500 crore of net worth,
1000 crores of turnover and 5 crores of profit. और प्रॉफिट की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी 198 के अकॉर्डिंग माइनस minus ओवरसीज का प्रॉफिट माइनस डिविडेंड. क्लियर ना, 5 करोड़ प्रॉफिट. अगर ये कोई भी Yes, कंडीशंस yes. पूरी कर रहे हैं तो इनके ऊपर हाँ जी. ये सेक्शन 135 कंप्लाई करने का. हाँ. अगर इनका किसी का भी होता है तो हाँ जी, हाँ जी सर. हाँ. और जो फॉरेन कंपनी है ये इसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा 381 प्लस 198 में. ठीक है सर. क्लियर. वन रूल 3 का 1 सिंपल इतना ही बोल रहा है कि ये 4 टाइप की कंपनियां होल्डिंग सब्सिडरी हर कोई अपने अपना अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती हैं तो उनको सेक्शन 135 और रूल्स को कंप्लाई करना है. अब आगे आ जाओ 2 में क्या कहते हैं, कब तक करना है. Every company which ceases to be a company covered under subsection 1 of section 135 of the Act for 3 consecutive financial years shall not be required to constitute a CSR committee, comply with the provisions contained in subsection 2 to 6 of the said section until such time it meets the criteria specified in subsection 1 of section 135. ठीक है. अब इसको एग्जांपल से समझो, 2 मिनट में समझ आएगा. ये बोलो. हमने ये देखा, कैसे एग्जांपल देता हूँ इसका आपको. हमने देखा FY 20-21 के बैलेंस शीट पे राइट मूव को एप्लीकेबल हो गया 2021-22 में CSR. ठीक है, पहला सेक्शन एप्लीकेबल हो गया. ठीक है. अब अगले साल 22-23 हर साल ही कैलकुलेशन होनी है कि आपको CSR एप्लीकेबल है कि नहीं. ये होगा बेस्ड ऑन FY 2021-22. ये होगा बेस्ड ऑन FY 2022-23, 2024-25 बेस्ड ऑन FY 2023-24. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इसको भी यहाँ से ले लेता हूँ. आउटसाइड 2021-22 बेस्ड ऑन FY 2020-21. ठीक है. यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो था इसका, ये मान रहे हैं कि अपना नेटवर्थ और वो क्राइटेरिया नहीं मैच हो रहा, लेकिन नेट प्रॉफिट हो रहा था. यहाँ पे 6 करोड़ था. ओके. अब यहाँ पे 4 करोड़ है. ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आपसे कैलकुलेशंस मांगूंगा पूरी की पूरी. मुझे सारा CSR स्पेंड बताओ कितना होगा, क्या होगा. नेट प्रॉफिट है 2 करोड़. नेट प्रॉफिट 6 करोड़. 22-23 में 4 करोड़. 23-24 में 2 करोड़. 1 करोड़. अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर अगर आप समझ चुके तो आप मेरे को आंसर दोगे कि FY 22-23 में ये कंपनी बनी कब सर? ये पुरानी कंपनी है, 1933 की कंपनी है. 24 में. अच्छा. FY 24-25 में और FY सर ये आपने क्या लिखा है 21-22 बेस्ड ऑन FY 2021 की बैलेंस शीट हमने इसकी ली और उसके बाद में हमको कैलकुलेट करना है कि एप्लीकेबल है कि नहीं. ये जो 6 करोड़ है वो 20-21 मतलब बैलेंस शीट 20-21 की है, प्रॉफिट ये 21 का है. हाँ, 21 का प्रॉफिट 6 करोड़ है, 22 का प्रॉफिट 4 करोड़ है. तो अब आपसे FY 2005-06 मुझे सब बताओ कि कितना CSR स्पेंड करना है. इसके आगे मुझे आंसर चाहिए हर एक के आगे. हाँ, 22-23 में है 4 करोड़. नहीं 22-23 के साल में कितना करना है हमें? हाँ, अब इसके पीछे के भी प्रॉफिट ले लेता हूँ आपको. हाँ वही मैं कहना चाह रही हूँ. हाँ. अब खाली उसमें तो 19-20 2018-19. ठीक है. यहाँ पे था 10 करोड़, यहाँ पे था 8 करोड़. ये एग्जांपल हो गया. तो सबसे पहले आप 22-23 का पूछ रहे हो मुझसे. हाँ, NP
एनपी। सो ये जो सर ये वाला फिगर है ये बेस्ड ऑन FY 21-22, तो ये मतलब बेसिकली हम 20-21 की बैलेंस शीट में 6 करोड़ है। आपको छोड़ देता हूँ ना, ये लो चलो डिलीट करता हूँ। हाँ, ये हमने क्यों लिखा है, ये वही मैं सोच रही हूँ ना। चलो अभी हटा देता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ। फिगर्स दे दी मैंने 6 साल की आपको। हाँ हाँ। अब मैंने आपसे पूछा 22-23 अब आप मुझसे पूछ रहे हो 22-23 में कितना CSR स्पेंड हाँ, करना तो है। 22-23 में कितना करना है आपने मुझसे सबसे पहले ये पूछा। वेदर एप्लीकेबल, यस और नो, और फिर है तो कितना। यस और अच्छा, नो, 22-23 में एप्लीकेबल होगा या पहले नहीं यस या नो बताओ। बट एप्लीकेबिलिटी, पर सर एप्लीकेबिलिटी के लिए तो मुझे टर्नओवर और वो भी चाहिएगा तो मैंने नेटवर्थ। ये अब जैसे बोला कि 22, टर्नओवर और नेटवर्थ जो है इसका 200 करोड़ है, हाँ दोनों 200 करोड़ है। अच्छा, तो एप्लीकेबल है ही। कैसे? टर्नओवर, अच्छा नहीं सॉरी नहीं है, 500 और 1000 एक करोड़। साल, एक मिनट बाबू। अरे बच्चों को इकट्ठे बोल रहे यहाँ भी। खेल रहा है, ठीक है ना। ए बाबू रुक जाओ, म्यूट करो। तू डो टू तुम्हें पार्टिसिपेट करो। बोलो अभी कैलकुलेट करके बताओ हाँ मेरे जी। को 22-23 में। तो क्या 22-23 में तो सर एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना। मुझे बताओ कैसे नहीं होगा। नहीं बट इसमें लिखा हुआ है कि 3 साल तक, एक मिनट, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू, ठीक है मैं समझ गई आप क्या। आप समझो, उसको भूल जाओ। अभी आपको मैंने एक फिगर्स दी, सबसे पहले 135(1) का चेक करो कि 135(1) एप्लीकेबल है कि नहीं। तो 135(1) के हिसाब से 22-23 में तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना प्रॉफिट का क्राइटेरिया मीट हो रहा है, ना टर्नओवर का, ना नेटवर्थ। इससे पहले एक मिनट, अच्छा नहीं इससे पहले के 3 साल का मीट, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 4 10 और 10 और 8 18 और 18। यहाँ से शुरू करो, 21-22 से शुरू करो। एक सेकंड, हाँ 21-22 से शुरू करते हैं तो ठीक है। हाँ 21-22 में बोलो हाँ CSR कमेटी एप्लीकेबल है कि नहीं। हाँ जी है, क्यों? क्योंकि वो फॉल कर रहा है ना क्राइटेरिया में। कौन सा क्राइटेरिया मैच हो रहा है? नहीं कर रहा है, प्रॉफिट वाले में भी नहीं कर रहा है, नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? नहीं एक मिनट, 21-22 में कह रहे हो ना, 21-22 में होगा क्योंकि 6 करोड़ का है ना, 5 करोड़ है प्रॉफिट। ठीक है, तो यस हो गया। अब कितना अमाउंट रखना है बजट हमको, CSR बजट 21-22 का? वो होगा 21-22 में ना 6 + 8 + 10 दैट इज 10 18 और 6 24, 24 का 2%, 24 डिवाइडेड बाय 3 का 2%, तो 24/3 एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 16/100। एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? एवरेज प्रॉफिट 8 करोड़ हुआ ना। 8 करोड़, ठीक है। और CSR स्पेंड कितना आएगा? उसका 2%। 8 दूनी 16, 16 लाख रुपीस। हाँ अब 22 नहीं 8 दूनी 16 क्यों करा सर आपने? 2%, 16 लाख 8 करोड़ का 2%। तो डिवाइडेड बाय 100 भी तो है। अच्छा अच्छा करोड़ में चल रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अब 22-23 में बताओ। 22-23 में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये 4 करोड़। नहीं CSR पर वो कमेटी, अगर कमेटी रहेगी क्या 22-23 में? CSR कमेटी नहीं रहेगी क्योंकि वो स्पेंड ही कम हो जाएगा शायद। एक मिनट, अरे 6 अभी 4 2 10 पढ़ो ऊपर, पहले 2 पढ़ो, ऊपर जो लिखा। Every committee which ceases to be a company covered under subsection 1 of section 135 of the act for 3 consecutive shall not be required to constitute। हाँ रहेगी वो क्योंकि 3 साल तो हुए नहीं अभी। तो या 22-23 में उसका क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है क्योंकि 21-22 में हाँ प्रॉफिट 4 करोड़ था, बट स्टिल हाँ उसको करना है। हाँ तो कमेटी तो रहेगी। तो अब इसको कितना CSR स्पेंड, एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा अब उसको? इसका एवरेज प्रॉफिट आएगा 6 + 4 10 नहीं 22-23 का ना 6 4 10 10 और 8 18 डिवाइडेड बाय 3 6 का 2%, 6 करोड़ है एवरेज प्रॉफिट सर। और CSR स्पेंड 12 लाख।
12 लाख हो जाएगा 23-24 में। सर 23-24 में CSR कमेटी रहेगी, एप्लीकेबिलिटी तो नहीं रहेगी बट CSR कमेटी रहेगी। तो फिर 2 और 4 और 6, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 8 लाख सर। ठीक है, हाँ जी। 8 लाख। अब 3 कंसेक्यूटिव ईयर अगले साल 24-25 में। अब तो सर 24-25 में आ गए हम, तो 24-25 में अब नहीं होगा, ये चली जाएगी क्यों नहीं होगा? अभी कमेटी। 3 कंसेक्यूटिव ईयर तो ये पहले अच्छा ये तो होगा covered ही होगा थी ना। क्योंकि 6 करोड़ है। हाँ नहीं, 2 साल बस अभी तो पहले हुए। मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ 3 कंसेक्यूटिव ईयर इस साल फॉल नहीं करी, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये फर्स्ट ईयर हो गया। हाँ, हाँ। फर्स्ट ईयर। ये वही मैं कह रही हूँ कि 3 साल नहीं हुए हैं, सिर्फ अभी तीसरा हाँ, साल बचा है। ये सेकंड ईयर फील्ड है, तो थर्ड ईयर भी आएगा। यस, एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? यस सर, यस सर। 1 2 3 3 और 4 और 3 7, 7 डिवाइडेड बाय 3। 7 करोड़ और 7 डिवाइड बाय 3 करें ना, कितना होगा? 6 7 7 बटे 3 2, रफली 1.7 CR। 2.333। तो जो भी है, CSR स्पेंड 3.4 लाख और ये 3 ईयर फेल हो गया। यस सो नेक्स्ट यस ईयर कैन दे डिसॉल्व? अगर अगले साल FY 24-25 में नेट प्रॉफिट 50 लाख है। तो अब ये CSR से बाहर जा सकती है क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव ईयर फेल हो गया। हाँ जी। हाँ, तो ना तो इसको CSR कमेटी की जरूरत है, नो स्पेंड रिक्वायर्ड। तो मिनिमम एक कंपनी को अगर CSR एप्लीकेबल हो गया तो कितने साल तक कंप्लाई करना है? 1+3। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब यही एग्जांपल में अगर 1+3 क्यों? ये 3 पहला क्यों साल नहीं? तो उसको किया क्योंकि ही, अच्छा पहले साल में तो कुछ है ही नहीं। पहले साल तो था ही था ना उसको हाँ, एप्लीकेबल, उसके बाद 3 साल तक उसको करना पहले पड़ेगा। साल तो था ही और उसके बाद 3 और तो तीन कॉन्जिक्यूटिव तीन ईयर्स। हाँ ठीक कंसेक्यूटिव है जब फेल हो गया तब उसके बाद अगले साल में 25-26 में नोट रिक्वायर्ड टू स्पेंड। हाँ जी। अब पढ़ लो इसमें यस रूल को, हमने बराबर कैलकुलेशन किया, सब बराबर लिखा है। अभी हम 1 और 2 पढ़ रहे हैं। एवरी 1 में आपने कंपनी पढ़ विच लिया, सुनो ना, 1 हमने ceases to पढ़ be लिया। a 1 क्या था? पढ़ लो एक बार स्पीड से। हाँ जी। Every company, including its holding a subsidiary and a foreign company defined under Clause 42 of Section 2 of the Act, having its branch office or project office in India, which fulfills the criteria specified in subsection 1 of Section 135 of the Act, shall comply with the provisions of Section 135 of the Act and these rules, provided the net worth, turnover, net profit of a foreign company of the Act shall be computed in accordance with balance sheet and profit and loss account of such company, prepared in accordance with the provisions of Clause A of subsection 1 of Section 381 and Section 198 of the Act. ठीक है, उसके बाद 2 में हाँ क्या जी। बोल रहा है? Every company which ceases to be a company covered under subsection 1 of Section 135 of the Act for 3 consecutive financial years shall not be required to constitute a CSR committee and comply with the provisions contained in subsection 2 to 6 of the said section till such time it meets the criteria specified in subsection 1 of Section 135. राइट? हाँ जी सर। तो ये रूल 3 क्लियर हो गया कि किसको हाँ जी। एप्लीकेबल है और कब आप इससे बाहर जाओगी। एक बार एप्लीकेबल होने के बाद 3 साल तो मिनिमम आपको कमेटी रखनी है। एक बार कमेटी बन गई तो 3 साल Yes sir. कमेटी रहेगी। हाँ जी। चलो आगे बढ़ो। जब ब्रेक ले लो बता देना। नहीं सर, ब्रेक नहीं लेना है, आज इकट्ठे ही खत्म करना है। एक बार ब्रेक में मैं चली गई तो मैं वापस नहीं आ सकती फिर। चलो, CSR implementation. The board shall ensure that the CSR activities are undertaken by the company itself or through a company established under Section 8 of the Act or registered public trust or a registered society, registered under Section 12A and 80G of the Income Tax Act 1961, established by the company either singly or along with any other company. Companies. The board shall ensure that the CSR activities are undertaken by the company itself or through a company. ठीक है.
एक कोई एनजीओ बनाकर भी वो उसके थ्रू भी हाँ लेंगे कर इसको, सकते चलो हैं। इसको वहां पे लेना, कॉपी करके एक एक नाम लिखा। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन की 2 बात बजे कर रहे तक हैं। हाँ कर पाऊंगी मैं चलेगा। आज। हम्म, आराम से, कोई हाँ जल्दी नहीं, जी, अपनी स्पीड बता। ठीक है। किसी तरह की कोई गाइड नहीं, 4 मिनट कर दिया मैंने। CSR इम्प्लीमेंटेशन, चलो। हाँ तो सी बोर्ड शेल इंश्योर की CSR एक्टिविटीज करे कौन कौन, बाय द कंपनी इटसेल्फ। हर एक आगे नाम लिखते जाओ, कंपनी कौन है, राइट मूव लिमिटेड, ओके। कंट्रोल बी, और थ्रू कंपनी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, राइट मूव फाउंडेशन, राइट मूव। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है। फिर रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट, राइट मूव चैरिटेबल ट्रस्ट, और ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, सोसाइटी, हाँ जी, राइट मूव चैरिटेबल सोसाइटी। जिनको क्या कंडीशंस पूरी करनी है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एक रिक्वायरमेंट तो ये है, अगर इन दोनों में रजिस्टर नहीं है तो आप इनके थ्रू नहीं कर सकते। और फिर राइट, एस्टेब्लिश किसने की होनी चाहिए ये, उसी कंपनी में जिसका हम सीएसआर की बात कर रहे हैं। बाय द कंपनी, दैट मींस राइट मूव लिमिटेड, LTD, या फिर अदर कंपनी, रॉन्ग मूव लिमिटेड, ये दोनों मिलके करें। तो सबसे पहले जब आपको स्पेंड करने की बारी आ रही है तो खुद तो आप कर ही सकती हो, आपको जितना डोनेशन करना है, जो करना है आप करो एक्टिविटीज। लेकिन अगर आप खुद नहीं कर रहे हो और राइट मूव फाउंडेशन, ट्रस्ट या चैरिटेबल सोसाइटी के थ्रू करना चाह रहे हो जो आपने ही बनाई हुई है खुद या किसी और कंपनी के साथ मिलके, तो उसमें सिर्फ इतना ही इंश्योर करना है कि उनका इनकम टैक्स में 80G का रजिस्ट्रेशन हो। राइट सर। ये पहला हो गया। दूसरे केस में यही 3 टाइप की ट्रस्ट CG और SG के द्वारा बनाएगी, दैट मीन्स इसका नाम लेते हैं CG और SG, हाँ, लिम्ड फाउंडेशन, ट्रस्ट और सोसाइटी, इनके थ्रू भी आप कर सकती हो। राइट सर। ये सेकंड कैटेगरी है। फिर कोई Any entity established under an act of parliament or state legislature. लाइक So, CG और SG yes, कॉरपोरेशन जो इस पर्पस के लिए बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के थ्रू कॉरपोरेशन बनते हैं ना। तो वो कंपनीज एक्ट से गवर्न नहीं होती हैं सर नहीं ऐसी वो स्टैट्यूट कंपनीज? होगी ना, लाइक LIC जो है, अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेशनल ठीक है माइनॉरिटी सर। फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो एक्ट्स के थ्रू बनती है। अब ये तो देखो पहले केस में लिंक क्या है, ये कंपनी के द्वारा बनाई हुई है हाँ जी। फाउंडेशन ट्रस्ट, दूसरे में गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई है, सेम टाइप की एंटिटीज लेकिन गवर्नमेंट ने बनाई है। तीसरी ऐसी कोई एंटिटी जो पार्लियामेंट के पार्लियामेंट और थ्रू स्टेट बनी है। लेजिस्लेचर। अब इसको छोड़ के जो अनरिलेटेड एंटिटीज हैं वो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ए कंपनी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 80, ये लो, कौन सी बोलो, बेनिफिट फाउंडेशन। तो ये बेनिफिट फाउंडेशन राइट मूव से लिंक नहीं है, गवर्नमेंट से लिंक नहीं है। राइट मूव ट्रस्ट
राइट मूव नहीं, बेनिफिट ट्रस्ट। और रजिस्टर्ड सोसाइटी। बेनिफिट फाउंडेशन क्यों बोल रहे हैं सर हम इसे? क्योंकि अब ये राइट मूव से लिंक नहीं है, गवर्नमेंट से लिंक नहीं है, थर्ड पर्सन है। A company established in Section 8 of the Act or a registered public trust, a registered सेक्शन society. 8 में फाउंडेशन या ऐसे नाम रखते हैं ना लोग, हाँ जी सर। बिना लिमिटेड लगाए। बेनिफिट चैरिटेबल सोसाइटी। बेनिफिट राइट मूव से लिंक नहीं है, गवर्नमेंट से लिंक नहीं है। अब इनको क्या कंडीशन पूरी करनी है, आप इनके थ्रू भी CSR एक्टिविटीज कर सकती हो। ये भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए 12A एंड 80G में, और मिनिमम 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है सर। जो ऊपर की ABC में कवर नहीं है। अगर आप अपनी कंपनी के थ्रू कर रही हो, आज आपने इनकॉर्पोरेट करी, ट्रस्ट बनाई या कुछ भी बनाई, तो उससे आप इमीडिएटली कर सकती हो, उसको ट्रैक रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने एस्टेब्लिश करी है। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कर रहे हो, तो उसका मिनिमम 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है सर। क्लियर ना? यस सर, यस सर। आगे बोलो। और मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे एस्टैब्लिश होते हैं बेनिफिट फाउंडेशन। क्या कैसे एस्टैब्लिश होते हैं? मतलब जैसे जो हमारा, मतलब ये भी सेम मैनर में एस्टैब्लिश होते हैं जैसे हमारे अपने ट्रस्ट सोसाइटी। जो ट्रस्ट जो है वो एक स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बनता है और ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। नहीं, जैसे ऊपर हमने अभी बात करी सोसाइटी, ऊपर भी बात करी हमने, वो तो हमारी अपनी हो गई। सो इज देयर एनी डिफरेंस पर से बिटवीन, अभी समझो मैं बेनिफिट, द वर्ड बेनिफिट व्हिच वी आर यूजिंग। मैं बोला ना, अभी बेनिफिट की जगह मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। चलो, विन्नी फाउंडेशन, विन्नी ट्रस्ट। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। इट इज ओनली द इंटरेस्ट जो डिफरेंट है। हाँ, कि उस केस में इंटरेस्ट सिर्फ डिफरेंट है और इस केस में ये थर्ड पर्सन है। मान लो राइट मूव आपकी कंपनी है और विन्नी मेरी कंपनी है, तो आप मेरे थ्रू कर रहे हो बस। क्लियर? हाँ जी। और बनती कैसे हो तो आपको पता ही है, फाउंडेशन सेक्शन 8। हाँ, वो सोसाइटी ट्रस्ट वगैरह मैंने सब पे काम करा हुआ है, मैंने बनाई हुई है, एस्टैब्लिश। अब ये क्या है? Every entity covered under sub-rule 1 who intends to undertake any CSR activity shall register itself with the central government by filing the form CSR1 electronically with the registrar with effect from 1st day of April 2021. तो एक फॉर्म फाइल करना, अगर आपको किसी के थ्रू करना है ये काम, तो उस कंपनी को क्या किया होना चाहिए? CSR1 फॉर्म, CSR1 फाइल। तो जिसने CSR1 फाइल नहीं किया है उसको आप यूज कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं सर, नहीं कर सकते। ठीक है। Provided that the provisions of this sub-rule shall not affect the CSR projects or programs approved prior to the 1st day of April 21. तो 21 के बाद आया ये अमेंडमेंट, तो 21 से पहले जो भी है वो इनफोर्स है प्रोविजन। हाँ, आज की दिन। अगर आपको सपोज मैं बोलता हूँ 20-21 के बेस में आपको 21-22 में आपको एप्लीकेबल हो गया CSR, आपने 12 लाख रुपए बजट रख दिया और आप खुद नहीं करना चाहते, किसी एंटिटी के थ्रू कराना चाहते हो, तो आप सबसे पहले उस एंटिटी से क्या मांगोगे कि आपने CSR1 फाइल किया है कि नहीं किया? CSR1 फाइल करा हुआ है कि नहीं? हाँ, तो अगर आपने CSR1 फाइल नहीं किया है तो उसके थ्रू आप एंटिटी के थ्रू नहीं कर सकते, इवन दो वो सब कंडीशंस आपकी मेट हो रही है। राइट सर। बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है फॉर्म CSR1 shall be signed and submitted electronically by the entity and shall be verified digitally by a chartered accountant in practice or a company secretary in practice or a cost accountant in practice. नॉर्मल ई फॉर्म है जो आपको भरना है और सर्टिफाई करना है। ये तो वही है, फाइलिंग करनी है। On the submission of the form CSR1 on the portal, a unique CSR registration number shall be generated by the system automatically. ये भी नॉर्मल बात है। ठीक है, जैसे सिन नंबर होता है वैसे अब CSR रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। हाँ जी सर। तो फॉर्म अप्रूव होने के बाद हमें क्या मिलेगा? CSR रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हमको क्या मांगना है CSR करने से पहले कि भैया आपका CSR रजिस्ट्रेशन नंबर, अनलेस आप खुद ही कर रहे हो। राइट सर। ठीक पढ़ो। फिर on the submission of the form CSR1 on the portal, a unique CSR registration number shall be generated by the system automatically.
अगला, A company may engage international organizations for designing, monitoring, and evaluation of the CSR projects or programs as per its CSR policy, as well as for capacity building of their own personnel for CSR. तो इंटरनेशनल हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी को थी एंगेज डेफिनेशन, पढ़ी जो थी। सीजी ने नोटिफाई हाँ, किया हुआ है यूएन के हाँ, रूल्स के हिसाब से, उनको हम किस लिए यूज कर सकते हैं? डिजाइन करने के लिए, for designing एंड evaluation of our इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, CSR जरा ध्यान project. देना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। डिजाइन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी। यस एज वेल एज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सीएसआर, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी आप यूज कर सकते हो स्टाफ को। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। फोर्थ, A company may also collaborate with other companies for undertaking projects or programs or CSR activities in such manner that the CSR committee of respective companies are in a position to report separately on such projects or programs in accordance with these rules. तो मतलब आप दूसरी कंपनी के साथ मिलके भी कर सकते हो। 10 लाख आपके पास है, 10 लाख दूसरे के पास है, तो दोनों मिलके करो, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉपर करो, क्योंकि हर एक को अपने अपने बजट का यूटिलाइजेशन देना है सीएसआर रिपोर्ट में। यस तो वो इस तरह से करो। मतलब ये तो जनरली ग्रुप कंपनीज में ही होता होगा, बाहर की नहीं, आप कंपनीज में तो नहीं नहीं कर होता सकते होगा। ना बाहर वालों से भी। बट करते हैं क्या सर प्रैक्टिकली? करते हैं, कई लोग करते हैं। अगर कोई कॉमन कॉज है और जिसके लिए आपके बजट इनएडिक्वेट है, तो दो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिले, जैसे कोई स्कूल चलाना है या जो भी हम लोग पूल कोई करते हैं एक अपने पूरा को, रीजन सपोर्ट करना। गवर्नमेंट को स्पेंड करने हाँ से जी। मतलब है, आप अकेले करो या मिलके करो, लेकिन वो बोल रहे हैं अकाउंटिंग अलग अलग कर दी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, The board of a company shall satisfy itself that the funds so disbursed have been utilized for the purposes and in the manner as approved by it, and the chief financial officer or the person responsible for the financial management should certify to that effect. यहाँ पे कंप्लायंस निकल गई। हाँ जी। क्या कंप्लायंस निकल गई? बोर्ड का रोल क्या है यहाँ पे? The बोर्ड टू इंश्योर, मतलब बोर्ड को इंश्योर करना है कि जो भी फंड्स डिसबर्स हुए हैं वो पर्पस के लिए have been utilized। हाँ, बोर्ड का मतलब इसी रोल है, पर्पस के लिए यूज हो रहा है। बोर्ड का रोल है सेटिस्फाई करो फंड्स यूज्ड फॉर पर्पस डिसबर्स्ड। हमने ऊपर भी पढ़ा था, जब हमने मेन सेक्शन पढ़ा था, कि बोर्ड का ही रोल है कि पैसा प्रॉपर खर्च हो रहा है कि नहीं। और सीएफओ का रोल क्या है? हाँ जी। सर्टिफिकेट दो, चीफ एंड द चीफ और द पर्सन रिस्पांसिबल फाइनेंशियल सर्टिफाई, और उसे सर्टिफाई करना पड़ेगा। ये कोई सर्टिफिकेट बन जाएगा जिसमें ये हाँ भाई ये सीएसआर का फंड उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है, एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर पर्पस। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं? यस सर, क्लियर है एकदम। 6th में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में, In case of ongoing project, the board of a company shall monitor the implementation of the project with reference to the approved timelines and year-wise allocation, and shall be competent to make modifications, if any, for smooth implementation of the project within the overall permissible time period. तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में बोर्ड के पास क्या Monitor है? the implementation of the project. बोर्ड को क्या करना है? मॉनिटर करना है। क्या? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन, हाँ कैसे? जी। विज timelines, Approved timelines, and approved budgets, year-wise allocation. ईयर वाइज बजट कि हमने इस साल में कितना खर्चा कहा था और कितना हुआ। और अथॉरिटी है बोर्ड को मॉडिफिकेशंस करने की विद इन दी ओवरऑल टाइमलाइन। किस चीज की मॉडिफिकेशन करने की? बजट्स की। अगर आपने बोला कि मेरा 3 साल का प्रोजेक्ट है, इस साल 20 लाख, अगले साल 10 लाख और अगले साल 20 लाख खर्चूंगा, तो बोर्ड इस रेशो को बदल सकता है सब्जेक्ट टू ओवरऑल टाइमलाइन 3 साल की। हाँ, बदल सकते हैं। राइट है ना? आपको दिख रहा है कि प्रोजेक्ट मेरे को इस एक्टिविटी पे ज्यादा टाइम लगाना है। हमने जब प्लान किया था हमें लगा था 2 साल लगेगा, लेकिन तो 1.5 साल में ही हो जाएगी। हाँ हाँ, तो हम उसको चीज को चेंज कर सकते हैं।
तो नॉर्मल है, रिव्यू करोगे तो आपके So साथ that is कोर्स model. करेक्शन भी करोगे ना। Right. तो अभी हमने इस रूल में क्या क्या पढ़ा, इम्प्लीमेंटेशन का क्या इस प्रोसेस रूल है? सबसे पहला क्या था? इम्प्लीमेंटेशन के हमने पढ़े कि हाँ कि कंपनी जो है वो ट्रस्ट सोसाइटी या एनजीओ के, मतलब बेसिकली एनजीओ इन एनी फॉर्म, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो चाहे ट्रस्ट हो, बस उसकी एक कंडीशन ये है कि वो 12A में सेक्शन 12A और 80G में इनकम टैक्स एक्ट के रजिस्टर होनी चाहिए। वो कब और जब चाहे वो सुनिए, अकेले वो काम करे। हाँ नहीं 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 नहीं, इसको शांति से पढ़ो। क्या? सबसे पहले कोई भी सीएसआर कंपनी खुद कर सकती है। सबसे पहले यू कैन हाँ डू डायरेक्टली एनी सीएसआर स्पेंड, या फिर राइट। किसी एंटिटी के थ्रू कर सकती हो। वो एंटिटी या तो आपकी एस्टेब्लिश्ड है या किसी बाहर वाले की एस्टेब्लिश्ड है। अगर आपकी एस्टेब्लिश्ड है तो सिर्फ इनकम टैक्स में सर्टिफिकेशन चाहिए, और बाहर की है तो प्लस 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, ए और डी। हेलो, हेलो। हाँ सर, म्यूट प्रेस हो गया था, सॉरी। हाँ, हाँ तो पहला क्या था, देखो तो सीएसआर जो है कंपनी खुद कर सकती हम्म, है या खुद की किसी हम्म, एंटिटी के थ्रू कर सकती है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो। अगर बाहर वाली एंटिटी yes, में sir. करना है तो इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन भी चाहिए और 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी चाहिए। हम्म? हाँ सर। तो जो बेसिकली ये है कि जो कोई भी कंपनी है वो या तो खुद कर सकती है सीएसआर, या फिर वो आवाज किसी भी एनजीओ के थ्रू कर सकती है। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, थोड़ी कट रही है। आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है। एक मिनट सर, मैं बाहर ही चली जाती हूँ। अब आ रही है सर फिर से? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, तो या तो कोई खुद कर सकता है या फिर वो किसी एनजीओ के थ्रू कर सकता है, जो कि या तो सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है या पब्लिक ट्रस्ट हो सकता है या सोसाइटी हो सकती है। द ओनली कंडीशन देयर इन इज कि इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A एंड 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एस्टैब्लिश्ड, और वो उसी कंपनी ने एस्टैब्लिश कर रहा हो सकता है, या तो वो खुद भी हो सकता, अकेले भी कर सकती है, या किसी और कंपनी के साथ मिलके भी वो एस्टैब्लिश कर सकती है। या फिर अपना सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट, की और हो। फिर सेकेंड, हाँ, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हो तो चल जाता है। फिर तीसरा है कि किसी स्टेट स्टैट्यूट, किसी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बनी हुई है, जैसे एलआईसी है, मतलब एनीथिंग व्हिच इज नॉट फॉर्म्ड इन द कंपनीज एक्ट बट अंडर एनी अदर स्टेट लेजिस्लेचर और एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। या फिर थर्ड और फिर पार्टी फोर्थ एनजीओ। है कि वो, हाँ, थर्ड पार्टी एनजीओ जो खुद के नहीं है बट स्टिल दे आर एनजीओ, वेदर इट बी सेक्शन 8 कंपनी, अ ट्रस्ट और अ सोसाइटी। अगेन यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि वो 12A और 80G में इनकम टैक्स एक्ट के रजिस्टर्ड होने चाहिए, एंड दे शुड हैव एन एस्टैब्लिश्ड 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। फिर उनको अपना CSR1 फाइल किया हुआ होना चाहिए उन एंटिटीज को। CSR1 फाइल करना जरूरी है, हम सबसे पहले उनसे यही पूछेंगे कि उनका CSR1 फाइल्ड है कि नहीं। इट इज नॉट फाइल्ड देन वी हैव टू फाइल तो इट, 1 बिकॉज अप्रैल 21 के नहीं तो बाद वो अगर एलिजिबल आपको नहीं कोई भी होगी। करना है तो आपको CSR रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी है, जो CSR1 फाइल करके मिलेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप यस, कहाँ यूज कर सकते हो? फॉर डिजाइनिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट्स, और नहीं तो फिर हम अपनी पर्सनल की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर दूसरी कंपनियों के साथ आप इंटरनेशनल कोलैबोरेट ऑर्गेनाइजेशन कर इज सकते एज नोटिफाइड बाय द सीजी। हो। हाँ, कंपनी में ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज, मतलब वही है कि अकेले करने के बजाय अगर उनका फंड कम पड़ रहा हो तो वो किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके भी सीएसआर एक्टिविटीज कर सकती है, बट दैट मैनर शुड बी स्पेसिफाइड एंड डिस्कस्ड इन द सीएसआर कमिटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनीज। और वो इस तरह से होना चाहिए कि वो सेपरेटली भी उसको रिपोर्ट कर पाए अपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट। फिर बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ, सो बोर्ड हैज टू इंश्योर दैट द जो भी ये फंड डिसबर्स हो रहा है वो उसी तरह से यूटिलाइज हो कि वो सीएसआर एक्टिविटीज के पर्पज से ही यूटिलाइज हो। ये नहीं कि हमने किसी एक काम के लिए दिया और वो किसी और पर्पज के लिए यूटिलाइज हो गया। तो और सीएफओ को उस इफेक्ट के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ हाँ ये जो फंड है ये सीएसआर एक्टिविटीज के लिए ही यूटिलाइज हुआ है। और CFO नहीं हो कंपनी में? जो भी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में बोर्ड के क्या रोल्स है? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में
हाँ, ये है कि द बोर्ड ऑफ द कंपनी शेल, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा बोर्ड को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइमलाइन के हिसाब से, और वो फिर मॉडिफाई भी कर सकती है। मान लो हमारा 2 के बजाय 1.5 साल में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो द बोर्ड कैन likewise disclose it in the annual report and modify the timeline saying that कि the same would be completed in 1.5 year or 1 year or 1 year 3 months whatever. तो अभी तक हमने 4 रूल हाँ पढ़े। जी, पहला था शॉर्ट टाइटल, दूसरा डेफिनेशन, जिसमें अभी 4 डेफिनेशन है हाँ मेनली: जी, सीएसआर पॉलिसी, नेट हाँ, प्रॉफिट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। फिर हमने पढ़ा कि सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी क्या है। फिर सेकंड में पढ़ा कि सीएसआर कब एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात करी। इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों ने क्या बोला कि आप कंपनी खुद भी कर सकती हो, एनजीओ के थ्रू भी कर सकती हो, एनजीओ खुद की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है। फिर हम लोगों ने हाँ बोला जी, कि आप किसी थर्ड पर्सन से भी आप कोलैबोरेट कर सकते हो कंपनी से, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी यूज़ कर सकती हो। और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो सीएफ बोर्ड है वो मॉनिटर करेगा यूटिलाइजेशन, सीएफओ सर्टिफिकेट देगा कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है हाँ जी, एंटिटीज के थ्रू, क्योंकि वो अब आपके हाथ में नहीं ना। और हाँ ऑनगोइंग जी, प्रोजेक्ट के केस में मॉनिटरिंग करना बोर्ड का काम है, और वो चाहे तो कोर्स करेक्शन ओके। कर सकता है। इसके बाद 7th पॉइंट था क्या? हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल, नहीं यहाँ कुछ पे क्या आगे आया, मतलब रुक है? जा, आधा हुआ है हाँ, वो एक कुछ गड़बड़ हो रखी है। कहाँ तक है अंदर? ये पुराना है, पहले का था। अभी का जो प्रोविजन है 6 पे खत्म है, तो ये रूल 6 पे ये रूल्स खत्म है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन के लिए इतना ही लिखा हुआ है। यस सर। नेक्स्ट क्या है? सीएसआर कमेटी। The company mentioned in the Rule 3 shall constitute CSR committee as under. A company covered under subsection 1 of section 135, which is not required to appoint an independent director, pursuant to subsection 4 of section 149 of the Act, shall have its CSR committee without such director. ये तो तो आप, Act में भी लिखा हुआ हाँ है। 2 डायरेक्टर हो जाएंगे, तब 3 की जगह 2 ही हो जाएगा। हाँ, हाँ, मिनिमम है, A ज्यादा private आपको जितने company चाहिए having उतने ले सकते हो। हाँ, a private company having only 2 directors on its board shall constitute a CSR committee with 2 such directors. Same बात हो गई है। With respect to a foreign company covered under these rules, the CSR committee shall comprise of at least 2 persons, of which 1 person shall be as specified under clause D of subsection 1 of section 380 of the Act, and another person shall be nominated by the foreign और company. जनरली जो कौन सा पर्सन है जो एजेंट बनाया होता है फॉरेन कंपनी ने हम्म, ब्रांच के हाँ लिए, हाँ, तो एक वो आदमी होना चाहिए और हाँ हाँ, दूसरा एक और आदमी नॉमिनेट करेंगे, तो मिनिमम 2 लोग उस फॉरेन कंपनी में भी चाहिए। ठीक है सर। अब 2 में क्या फिर है? the CSR committee shall formulate and recommend to the board an annual action plan in pursuance of its CSR policy, which shall include the following, namely the list, एक annual action plan submit करना है CSR committee को board को, which will include the list of CSR projects or programs that are approved to be undertaken in areas or subjects specified in Schedule 7 of the Act, the manner of execution of such projects or programs as specified in Sub-Rule 1 of Rule 4, the modalities of utilization of funds and implementation schedule for the projects or program, monitoring and reporting mechanism for the projects or program, and details of need and impact assessment, if any, for the projects undertaken by the company. प्रोवाइडेड तो दैट ठीक है, एक एनुअल एक्शन प्लान कमेटी को सबमिट करना है जिसमें लिस्ट रहेगी कि सीएसआर प्रोजेक्ट प्रोग्राम क्या क्या एग्जांपल लेके करेंगे, बताओ, क्या क्या नहीं चलो करेंगे। एग्जांपल लेके बताओ। अगर राइट मूव की आप सीएसआर कमेटी हो और आपको मैंने बोला, आपके क्लाइंट ने बोला कि हमें एनुअल एक्शन प्लान बनाना है, क्या बनाऊं, तो आप क्या कहोगे कि ये पॉलिसी से तो कैसे डिफरेंट है? पहले आप हमें ये बताइए कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। आप वो तो चैरिटी बोलेगा करना हमारी चाह रहे हैं, पॉलिसी देख गरीब। लो। हाँ, क्या? पॉलिसी देख लो बोलेगा ना। अच्छा, तो पॉलिसी में देखना पड़ेगा फिर हमें कि पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है कि कौन से प्रोजेक्ट्स वो लोग करने जा रहे हैं पूरे साल में। हम्म। अभी तो समझो ये उसी के असाइनमेंट आ गई, मैं बहुत अकॉर्डिंग में सिंपल नहीं। बोल रहा हूँ। अब ये असाइनमेंट आ गई है हाँ, आपको, 1 लाख की असाइनमेंट हाँ, आई, हाँ, और सामने वाले ने बोला कि ये कोई नया सीएसआर के प्रोविजन आए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है एनुअल एक्शन प्लान क्या होता है, तो जरा हमें एक्सप्लेन करो। ऐसे कौन कॉल में उसने बोल दिया, तो अब आपको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि क्या करना है और पॉलिसी से कैसे अलग है? मैं कहूंगी सर आप अपनी सीएसआर पॉलिसी भेज दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये मार्क करके भेज दूंगी कि पर वो एनुअल क्या है तो होता एक्शन क्या, प्लान है। डिफरेंस क्या है दोनों में? सीएसआर पॉलिसी एनुअल एक्शन प्लान में हम्म
So policy तो already annual action plan, CSR policy is a broad coverage that will be covered over the years. Annual action plan is something which we'll do in the next year. कि आप क्या करने वाले हो, एक्चुअली काम कैसे करोगे, हाँ, एनुअल एक्चुअली क्या करने वाले हैं, कैसे करोगे, क्या मैकेनिज्म रहेगा, रूल रेगुलेशन क्या है। पॉलिसी तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क हो गया कि हम ओवर द इयर्स ये करेंगे। मोटे मोटा अगर कंपनी की डेफिनेशन में समझाऊं तो पॉलिसी आपका एमओए हो गया और एनुअल एक्शन प्लान आपका आर्टिकल हो गया, रूल रेगुलेशंस हो गए। ये रूल रेगुलेशन किस चीज के, प्रोसीजरल जो है इस कंटेक्स्ट में ABCDE पढ़ो तो देखो कि ये वो प्रोसीजर है। The list of CSR projects or programs that are approved and undertaking in areas or subjects specified in Schedule 7 of the Act. The manner of execution of such projects or programs is specified in Schedule 1. रुको, इसका आंसर दो। ए में अब आप क्या लिखोगे? एनुअल एक्शन में ये हेडिंग हो गया, इसके नीचे आप क्या लिखोगे? इसके नीचे तो मैं लिखूंगी कि जो भी प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम शेड्यूल 7 में कैरी कर रही होगी कंपनी, वो लिखूंगी कि मुझे इस साल ये करना है, ये करना है, ये यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये इतने टाइम में करना है, ये इतने टाइम में करना है। खाली लिस्ट है, देखो। हाँ, रिस्ट्रिक्ट रहो जितना लिखा हुआ है उसके ऊपर। ए में लिखा है कि आपको लिस्ट ऑफ प्रोग्राम देने कि क्या क्या करोगी इस साल में। तो आप अपना बनाओगी, टारगेट बनाओगी कि मैं स्कूल बनाऊंगी, मैं ये मेडिकल कैंप रखूंगी, डिस्पेंसरी करूंगी, अवेयरनेस प्रोग्राम बनाऊंगी। ये लिस्ट आ गई पहले उसमें। यस सर। बी में क्या लिखोगी, कैसे करोगी? बी सेज कि कैसे होगा ये प्रोजेक्ट, कैसे मतलब द प्रोसीजर बाय वे ऑफ व्हिच आई विल, कि मैं ऐसा कैंप लगाऊंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे एडमिनिस्टर करूंगी, पर्सोनल जाएंगे। सुनो ना, बी में आप क्या लिखोगी? सबसे पहले कि खुद करने वाली हूँ कि किसी एंटिटी के थ्रू कराऊंगी? मैनर। हेलो, हाँ जी सर, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन। सर इसके बाद ना रैप अप करेंगे, सेकंड के बाद सर, सेकंड इस वाले पॉइंट के बाद रैप अप करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है सर। देखो मैनर क्या है? Manner of execution of such projects or programs is specified in sub rule 1 of rule 4. So basically manner would be कि हम उसको कैसे implement करेंगे प्रोसीजर वाइज। रूल 4 का सब 1 क्या था कि आप कंपनी खुद कर सकती है या किसी एंटिटी के थ्रू करा सकती है। हर प्रोग्राम क्या आप ये लिखोगे आप खुद करने वाली हो या किसी के थ्रू कराओगे। एकदम चुप, एकदम चुप। चाहिए ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं। हेलो हेलो सर, ब्रेक ले ले, बाद में करेंगे। हाँ सर, बहुत रो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ब्रेक ले ले। 1 मिनट सर।